नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आप सभी को दीपावली की और नए साल की हार्दिक शुभकामना। सभी लोग गौ माता आधारित वापिस कैसे अच्छे कार्य जीवन जी सकते हैं, आज एक अच्छे नई शुरुआत करते हैं नए साल की। खास आज हम 5 विषय लेने वाले हैं, जो देशी गौ माता ही क्यों रखना, वहाँ की गौ माता का ध्यान कैसे रखना, फिर उसका संवर्धन कैसे करना, उसका चारा और गौ कृपा अमृतम के विषय में कुछ बातें करेंगे। पहले तो राजेश्वर राव जी और पूरी उनकी टीम को मैं धन्यवाद कहूँगा कि आज दीपावली के पर्व पे भी ये गाय के आधारित पे कुछ मौका मिला है, तो बिल्कुल हम अच्छे से ये बातें करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहली बात कि देशी गाय माता, तो देशी गाय माता ही क्यों रखना। तो पहले तो बहुत ही सारे लोगों से बात हो चुकी है कि भाई, पहले काफ़ी बार बात हुई है कि भाई विदेशी गाय के कितने नुकसान है, उसका दूध कितना हानिकारक है, उसका गौमूत्र भी अलग है। तो मतलब ये सब चीज़ का विषय अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पहले से ही पता है और पहले के वीडियो में भी बताया गया है। तो देशी गाय ही क्यों रखना, वो तो सबको पता है, लेकिन वहाँ की देशी गाय क्यों रखना, वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी पहले जर्सी का तूफान आया था, वैसे अभी गिर का तूफान है। तो सभी जगह पे सब लोग गिर के लिए ही सोच रहे हैं पूरे भारत भर में। तो हम पिछले कई सालों से लोगों को समझा रहे हैं कि भाई वहीं की स्थानीय नस्ल को रखना, और वो भी सम्मान पूर्वक रखना। क्यों, तो उसके कुछ कारण बताते हैं। गिर गुजरात से बाहर गई है तो 80% गौशालाएं फेल है। और ब्राजील की सब लोग बातें करते हैं, तो ब्राजील में भी पूरा पिक्चर वो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वहां पे इनब्रिड हुआ है कंटिन्यूस। तो इनब्रिड होने से ब्रिड डाउन होती है। दूसरा, उसके डीएनए डिटोरिएट होते हैं, तो आनुवांशिक रोग बढ़ने की संभावना बढ़ती है। और नॉनवेज बेस्ड प्रोटीन खिलाते हैं। तो ये सब चीज अगर देखना जाए तो ब्राजील का पूरा पिक्चर हमें कभी दिखाया नहीं जाता है। मांस का निर्यात करना उसका मुख्य कार्य है, तो दूध उनकी बाई प्रोडक्ट है। तो वो हम कभी मॉडल हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर गुजरात से 80 साल पहले 3 राज्यों में अकाल के समय गिर गाय बाहर गई थी, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तीनों गुजरात से लगे हुए राज्य है, लगभग एक सा ही वातावरण है, फिर भी तीनों जगह पे उनके शेप अलग अलग हो गए। देखिए, महाराष्ट्र में अलग शेप है, उसका दूध अलग हो गया। फिर मध्य प्रदेश में तो काफ़ी जगह पे आप पहचानेंगे नहीं कि ये गिर है कि क्या है। राजस्थान में उसका मुंह लंबा हो गया, उसके स्ट्रक्चर बदल गए। तो मतलब जो जहाँ की माता है वो उनको वहीं पे रखना है। तो गिर ना गुजरात की रहेगी ना वहाँ की रहेगी। तो मेरी विनती है कि आप सभी लोग वहीं की माता को सम्मान पूर्वक रखा जाए। तो कैसे रखा जाए, तो काफ़ी लोगों को प्रश्न आते हैं कि भाई गोपाल भाई, जैसे महाराष्ट्र से मैं पहले बात कर रहा था कि एक संगमनेर से मेरे मित्र आए थे कि भाई कौन से भी प्राइस में गिर दे दो गोपाल भाई, आपके जैसे सेवा करेंगे तो गिर दिला दीजिए। लेकिन हमने उनको विनती करी थी कि भाई आप वहाँ की नस्ल को रखें। उन्होंने हजारों साल आपके पूर्वजों को पाला है, और अभी हम उसको छोड़ेंगे तो और दोष में पड़ेंगे। तो सेवा ही करनी है तो वहीं की माता की सेवा करनी है। तो उन्होंने बोला बात तो सही है, लेकिन हमारी नस्ल इतनी छोटी है और 1.5 लीटर ही दूध देती है, डांगी नस्ल है, कैसे इकोनॉमी होगा। हमने उनको बताया था कि देखो, गाय माता के अंदर कमी नहीं है, हमारे अंदर कमी है। हम उनको खाना क्या देना, क्या कौन सा घास देना, वो सारा बैकअप देंगे, लेकिन उसको 10 गाय पे प्रयोग कीजिए और फिर परिणाम नहीं मिले तो आप गिर जरूर रखना। तो उसको रखना कैसे, उसको संभालना कैसे, वो सारी पद्धति सिखाई उनको। और हुआ क्या मित्रों पता है, एक ही साल में सारी डांगी 1.5 लीटर वाली 4 लीटर पे चली गई। खाना कितना खाया, सिर्फ 30% खाया गिर के सामने। तो एक गिर के खाने में 3 पल गई, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। तो गुजरात में गिर की एवरेज 8 से 10 लीटर है दिन की, उसकी जगह पे वो 10 से 12 तक चली गई 3 मिलके। तो गुजरात से भी वो आगे इकोनॉमी हो गई, गिर से भी आगे इकोनॉमी हो गई। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि गिर को आंचल की रोग है, उनको वहां पे नहीं है मस्टेटाइज की तकलीफ। गिर को प्रोलेप्स के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं दूसरे राज्यों में, वो वहां पे है ही नहीं ऑलमोस्ट। तो वहां की नस्ल को डॉक्टरी खर्चा भी कम लगा वहां पे, क्योंकि स्थानीय ऑलरेडी वो सेट है, काफी सालों से वो वातावरण के अनुकूल है।
तो वो नस्ल उनको इम्यूनिटी वाली है और एक गिर की कीमत में वो 10 आ जाती है। तो वो भाई साहब इतने खुश हुए कि अभी वो डांगी का ही प्रचार कर रहे, डांगी का ही काम कर रहे। ऐसे धीरे धीरे करके हमने 20 नस्लों पे काम चालू कराया है। सभी की सभी नस्लें अच्छी है, कोई भी गलत है अगर तो मनुष्य के दिमाग के अंदर है, काले माथे वाले मनुष्य के अंदर कमी है, गौ माता के अंदर नहीं है मित्रों। तो हजारों साल पूर्वजों ने मेहनत करके ये भारत की 100 प्रकार की नस्लें थी आज़ादी के समय, अभी करीबन 40 के करीब सब लोग बताते हैं। तो उनको जो जितनी बची उसको बचा लेना है, क्योंकि ये तूफान के अंदर, ये आधुनिक विकास के तूफान के अंदर नहीं तो स्थानीय सारी नस्ल चली जाएगी। तो मेरी विनती है कि स्थानीय नस्ल को ही सम्मान पूर्वक रखा जाए, उसमें दूसरा कुछ भी नहीं सोचना, कमी नहीं सोचना। तो वो स्थानीय नस्ल कैसे परफॉर्म करेगी, उसको रखना कैसे है, वो कैसे एक साल में बदलती है, वो कुछ बातें मैं आज आपके सभी से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे हम सभी जगह पे गाय को बांध के रखने की प्रथा हमने डेवलप कर ली है, लेकिन हो सके तो मित्रों गाय को बांधना नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे काफी समय पहले, जैसे 14 साल पहले गौशाला शुरू करी थी, तो सब गाय माता को बांधना बंद किया पहले। देखिए, आप अगर खुद को बांध के देखिए, फिर सोने की थाली में खाकर के भी देखिए, हफ्ता बांध के रख के देख दीजिए, तो क्या आपकी पाचन की परिस्थिति हो जाएगी? तो बिल्कुल तकलीफ हो जाएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा ये कहना है कि गाय माता को खुला ही रखना, तो पहले तो बांधना बंद करना है, फिर उसका पानी पीने की तो इच्छा हो तब वो पानी पी सके ऐसी व्यवस्था उनके वाड़े में करनी है। हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारी ये गौशाला इतनी बड़ी है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, कभी नहीं मित्रों। स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, सिस्टम जरूरी है कि उसको रखना कैसे, व्यवस्था कैसे करनी है। तो कभी इसमें बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, छोटी गौशाला से ही शुरुआत कर रहे हैं तो भले बांबू का वाड़ा बना दीजिए, गोठान वगैरह, तो लेकिन गाय को खुला रखना छोड़िए। काफी लोग कहते हैं कि भाई गाय को खुला छोड़ते हैं तो अंदर अंदर झगड़ा करती है, तो ये प्रश्न आते हैं। तो नहीं मित्रों, 2 से 3 दिन आप बीच में ध्यान रखेंगे तो ज्यादा झगड़ा नहीं करेगी, और 2 से 3 दिन में वो सब घुल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कभी होता ही नहीं है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जैसे खुले घूमती है गाय, वैसे आपके गोठान में जब खुली घूमेगी तो उसकी चयापचय की प्रक्रिया अच्छे से होगी, उसका पाचन अच्छा होगा, उसका मन शांत होगा। आज आप देख लीजिए, काफी जगह पे बोलते कि हमारी गाय बहुत गुस्से वाली है, उसको कैसे ट्रीट किया जाए। हकीकत हम गुस्सा है उसको, और उसको बांधेंगे तो और गुस्सा हो जाएगी। तो उसको जैसे ही प्यार करना है, उसको खाना प्रेम से देना है, उसको बांधना नहीं है। उसके आजू बाजू अच्छा संगीत बजा सकते हैं, ओमकार बजा सकते हैं, तो गाय माता अपने आप को बदलती है और बहुत शांत सरल स्वभाव में वो परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। तो मित्रों, पहली बात को उसको बांधना नहीं है। दूसरा, उसकी पानी की पीने की व्यवस्था है, उसके गोठान के अंदर ही होनी चाहिए। उसका अवाड़ा जो है, पानी पीने की व्यवस्था को अवाड़ा कहते हैं हम लोग, तो अवाड़े के अंदर चूने की पुताई कर देनी है, तो नेचुरल फॉर्म में वो कैल्शियम मिल गया उसको। दूसरा, उसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएगी, जो नई काम के बैक्टीरिया है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। और गर्मियों में भी पानी मटके जैसा ठंडा रहता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि हमने एक वीडियो में आपको भेज रहे कि कैसे उसकी पानी के अंदर, हम लोग अभी थोड़े समय में ही रजू करेंगे कि कैसे वो पुताई करती है 2 घंटा सूखने के बाद। तो हर 2 दिन में वो पुताई चूने की कर देनी है, और वो सूखने के बाद तुरंत पानी भर देना है। तो पानी उसको चूने वाला, कैल्शियम वाला पानी भी मिल गया, एंटीबैक्टीरियल पानी मिला, माइक्रो न्यूट्रिशन वाला पानी मिल गया, कैल्शियम वाला, और उसमें नई काम के जीव भी बहुत ज़्यादा पनपते नहीं हैं। तो ये पानी पीने की व्यवस्था ऐसे रखिए, उसको खुला छोड़िए। फिर खाना, तो यहाँ पे देखिए हर रोज गाय माता चरने जाती है, तो अगर आपके किसी किसान के पास थोड़ी सी व्यवस्था है तो उसको थोड़ा सा खुला घूमने की व्यवस्था करनी है। और अगर वो व्यवस्था नहीं है आपके पास तो उसको थोड़ा नज़दीक, लेकिन थोड़ा सा हेर फेर होनी चाहिए उसको, तो थोड़ा खुला छोड़ा, थोड़ा गौचर बना दिया, उसमें दूब वगैरह घास लगा देना है, दुर्वा वगैरह, तो वो अपने आप काफ़ी 100 साल भी वो जाती नहीं है। तो थोड़ा सा भी खा लिया तो औषधि वैल्यू उसको मिल जाती है। तो उसको खुला छोड़ के फिर यहाँ पे गाय आ जाती है। फिर उसके गमाण जो खाने की व्यवस्था है गोठान में, वो 24 घंटा अंदर भर के रखते हैं हम लोग। तो मेरी भी ये विनती है कि आप भी ऐसा करके देखिए।
देसी गाय कभी भी ज्यादा नहीं खाती है। तो देसी गाय को उसके सामने खुला खाना छोड़ दीजिए, 1 या 2 दिन ही ज्यादा खाएगी, उसके बाद में कभी भी वो ज्यादा नहीं खाती है। वो विदेशी गाय है, उसमें भी ये दिक्कत है कि वो जुलाब होगा तो भी खाती रहती है, काफी ऐसा नजर में आया है। लेकिन देशी गाय में ये व्यवस्था नहीं है, वो आराम से खाना छोड़ देती है पेट भरने के बाद। तो होता क्या है इसके अंदर कि आज का विज्ञान ऐसा कहता है कि इसको इतना दूध, इसको इतना खाना दो, इसको ऐसे रखो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ हमारे घर पे कोई बूढ़ा हुआ या नॉन परफॉर्मिंग हुआ तो उसको भी खाना तो अच्छे से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग भर के रखते हैं, तो गौ माता तय करती है कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना। तो आप भी वो करेंगे तो वो ज्यादा कभी भी नहीं खाएगी मित्रों। तो ये हो गया उनका पेट भरने की व्यवस्था। खाना उनकी मर्जी से खाया, पानी उसकी मर्जी से पिया। फिर उसको हर रोज आप हाथ हिलाए, हाथ घुमाइए उसके सर, उसके सर पे घुमाइए, फिर उसकी पीठ पे घुमाइए, धीरे धीरे उसको आप ही खाना डालने का प्रयत्न कीजिए, तो आपके साथ प्रेम का संबंध बनेगा। तो वो अपने आप प्रेम का संबंध बनने से उसके बछड़े के साथ जैसा जमता है वैसे आपके साथ जमने लगता है उनको। तो अपने हार्मोन बदल के उसका परफॉर्मेंस भी बदलना शुरू होता है। जब गाय माता शांत होती है तो और परफॉर्मेंस बदलता है। तो अलग अलग सीजन में वो अलग अलग समय उसका भोजन का रहता है, अलग अलग समय उसका पानी पीने का रहता है। तो लेट देम डिसाइड, और तय करने दो, उनको तय करने दो कब खाना, कितना खाना, तो वो 100% अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। तो ऐसे जब उसने आपको किया, तो जैसे मैंने वो डांगी वाले भाई साहब का आपको बताया कि भाई उनका एक ही साल में गाय बदल गई। तो क्यों? क्योंकि उसको पेट भर भोजन मिला। तो वैसे ही आपको स्थानीय नस्ल को खुला छोड़ना है, उसका हिलचाल होना चाहिए, उसको बैठना कच्चे में पसंद है और खाने में उसका आपने पक्का रखा हुआ है। तो उसको मर्जी से खाने के बाद कच्चे में बैठना है तो बैठ सकती जा करके। तो मिट्टी में बैठना उसको बहुत पसंद है। तो आपके गौठान में मिट्टी होनी चाहिए, तो उनको मिट्टी पे बैठने की व्यवस्था ठीक ढंग से करना चाहिए, कहीं गड्ढे हो गए तो थोड़ा ठीक करना चाहिए। तो ये सब हो जाएगा तो अपने आप वो परफॉर्मेंस करती है। होता क्या है पता है, विदेशी गाय और गिर को हम वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, उसको पेट भर भोजन देते हैं, अच्छे से दाना देते हैं, और वहां की देसी गाय को रखड़ती छोड़ते हैं और फिर दोनों की तुलना करते हैं। तो बहुत ही अन्यायपूर्ण तुलना है। तो मित्रों, तुलना करनी है तो सम मात्रा में होनी चाहिए। सम, उसको भी अच्छा भोजन दो, उसको भी अच्छे से रखो, और फिर तुलना करेंगे, वही तुलना सच्ची है मित्रों। तो मेरी ये बात है कि आपको कैसे भी करके स्थानीय माता को गिर और एचएफ को जितना वीआईपी ट्रीटमेंट देते वैसे ही अच्छी आपको ट्रीटमेंट देनी है, व्यवस्था करनी है वहाँ की स्थानीय गौ माता को, तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगी। फिर उसको दाना कितना देना है, कैसे देना है। तो दाने की अगर बात होती है तो कॉन्सेंट्रेट फीड जनरली क्या है कि उनके शरीर के निभाव के लिए 1 से 1.5 किलो दाना उसको देना चाहिए आज के विज्ञान के हिसाब से। और पहले क्या हुआ था मित्रों कि अच्छा गौचर था, अच्छे जंगल थे, अच्छे चारे थे, तो कॉन्सेंट्रेट फीड बहुत कम या नहीं देंगे तो भी चलता था, ऐसा होता था। लेकिन आज क्या स्थिति है पता है कि अच्छा चारा नहीं है, अच्छे गौचर नहीं है, तो वो दाना देना पड़ता है। तो 1 से 1.5 किलो दाना अपने शरीर के निभाव के लिए, और प्रति 1 लीटर दूध पे आधा किलो दाना उनको गाय को देना पड़ता है, तब वो परफॉर्मेंस पे आती है और वो अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस करती है। तो दाना देना है तो क्या देना चाहिए। तो दाने में मेरे ख्याल से 20 से 25% जो हम सबको रिकमेंड करते हैं, 20 से 25% तुवेर चुनी हो, उड़द चुनी हो, मूंग का छिलका हो, मतलब ऊपर का छिलका, दाने के ऊपर का दालें निकाल मिलिंग के समय जो ऊपर का छिलका निकलता है, वो 20 से 25% कर सकते हैं। 20 से 25% जौ करते हैं। तो जौ बहुत ही औषधि वैल्यू वाला धान है, तो गाय का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा लेकिन दूध में भी उसके गुण बहुत अच्छे आएंगे। तो वेदों में भी जौ का वर्णन है गाय को खिलाने के विषय में। वैसे ही 10 से 15% मक्का आप ले सकते हो, 20 से 25% आप कोई भी खल ले सकते हैं तेल वाला। जैसे आपने कपास लिया तो जो देसी कॉटन का केक होता है वो ही लेना है। वो अभी काफ़ी जगह पे बीटी के नुकसान सामने आ रहे हैं मित्रों। तो मेरे ख्याल से देसी कपास का आप तेल निकाल के बाद जो केक बचता है वो केक गाय को दे सकते हैं। फिर आप सरसों का, उत्तर में काफ़ी, उत्तर भारत में सरसों का काफ़ी प्रचलन है, सरसों की खली थोड़ी ले सकते हैं। मूंगफली की बहुत कम लेना है क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी भी करता है मेरे ख्याल से। वैसे ही अपने विस्तार में जैसे दक्षिण भारत में खोपरा,
कोकोनट ऑयल निकालने के बाद जो केक बचती है वो आप गाय माता को दे सकते हैं। तो 20 से 25% ये हो गया। 10% आप गेहूं का ऊपर का छिलका दे सकते हैं। तो ये सब समन्वय। और हर रोज 30 से 40 ग्राम एक गाय माता को नमक चाहिए। तो वो नमक इतना देना चाहिए। 100 से 200 ग्राम गुड़ दे सकते हैं। अगर त्याजी ब्याई हुई गाय है तो उसको कच्चा गुड़ सीधा दाने में मिला के दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सुबह और असिडिया मिला के करना है। और अगर गाभिन गाय है तो 4 घंटा गुड़, वही का वही गुड़ गर्म है, उसको 4 घंटा पानी में भिगो देंगे तो ठंडक प्रकृति का हो जाता है। फिर वो दाने के साथ मिला के आप दीजिए, बहुत ही गौ माता अच्छे से परफॉर्मेंस करेगी। तो ये शास्त्रों में बहुत ही अच्छे से वर्णित है कि गुड़ और नमक हर रोज कैसे देना, क्यों देना, कितना देना। ये काफ़ी जगह से रेफरेंस मिलना हमको चालू हुआ और हमने वही रिकमेंडेशन आपको कर रहे हैं और ऑलरेडी हम प्रयोग कर चुके हैं। हफ्ते में एक बार नीम के पेड़ आपके आजू बाजू लगा दो। एक बार नीम के पत्ते काट के हफ्ते में एक बार गाय माता को दे दीजिए। तो एक गौ माता कड़वा नीम 1 किलो से लेकर 10-10 किलो तक आराम से खा लेती है। तो हमको लगेगा ये कितना कड़वा नीम कैसे खाएगी, बट वो आराम से खाती है। उनको अगर जरूरत लगी तो वो तुरंत खा लेती है। अभी देखो इसमें 3-4 काम एक साथ में हो जाते हैं कि उसको डीवर्मिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि वो कड़वा नीम खाया तो उसके पेट में कृमि वगैरह नाश हो जाएगा। वैसे ही उसको उतना चारा कम लगा तो चारे के लिए उतनी जमीन कम लगेगी। वैसे ही उसके पेट में केमिकल वाली गोलियां वगैरह नहीं गई और खर्चा भी कम लगा। तो बहुत सारे समाधान निर्दोष स्वरूप में अपने खेत के आजू बाजू ही हो सकते हैं मित्रों। तो ये हो गया हफ्ते में एक बार नीम देना। तो दाना कितना देना वो भी मैंने आपको बताया। फिर चारा कितना देना वो भी हमने आपको बताया कि भाई उसको पेट भर के उधर ही रखना है, उसको तय करने दो कितना खाना, कैसे खाना। तो चारा हो गया। वैसे ही दोहने के समय हमको जब दोहते हैं तो क्या होता है कि हम नाम बोलते हैं। यहाँ पे छोटे बड़े मिलके 650 गौ माताएं हैं, बच्चे और बड़े मिलके। तो दोहने का समय होता है तो हम जिसको नाम बोलते हैं वही गौ माता बाहर आती है। और 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा बाहर आता है। तो ये ईश्वरी तत्व है। हम सोचते उससे बहुत आगे है और माँ से पहले बच्चा आके खड़ा होता है। तो एक बाजू में बच्चा 2 आंचल पीता है, एक बाजू में हम 2 आंचल का दूध लेते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है तब एक साथ में 2 पीने के लायक नहीं होता है। पहले हफ्ते में आप धीरे धीरे क्या करना है कि आधा आंचल दिया, फिर पौना दिया, फिर 1 दिया, फिर उसको समझ लीजिए 1.25, 1.5 और 2 आंचल। तो धीरे धीरे करके 2 आंचल आपको 15 दिन से लेके 25 दिन में वो पहुंच सकते हैं मित्रों। तो 2 आंचल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अचानक से नहीं करना है, उसको धीरे धीरे तक उस लेवल पे लेके जाना है। तो उसको आपको समझ में आएगा कि वो कैसे कार्य होगा। और धीरे धीरे 2 आंचल पीने लायक हो गया तो उसको 2 आंचल ही देना है। पूरे भारत भर में आज़ादी के पहले 2 आंचल की प्रथा थी, क्योंकि गाँव गौचर में चर के आती थी, खर्च नहीं था। अभी हमको महंगा पड़ रहा है, दाना बाहर से लाना पड़ रहा है, चारे की व्यवस्था करनी है। उसमें बच्चे का क्या दोष है? उसके बच्चे का शोषण करके हम शहर वालों को सस्ता देने के चक्कर में उसके बच्चे का शोषण करने लगे। तो हमें शहर वालों को भी ये देखना पड़ेगा कि गाय वाले को पूरा चुकाए हम। अगर उनको पूरा चुकाया तो गाय रख पाएगा। और हकीकत में होता क्या है, 2 आंचल जब बच्चे को पिलाते हैं ना तो किसान को भी नुकसान कम जाएगा। कैसे? ये विपरीत बात आपको लग सकती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। जैसे मनुष्य के अंदर हम बच्चे को दूध पिलाती है एक माता, 6 महीने के बाद अगर उसने बंद कर दिया तो दूध सूख जाता है कि नहीं? बिल्कुल सूख जाता है। वैसे ही उसने 1.5 साल चालू रखा तो दूध चालू रहता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि उसके हार्मोन उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे मनुष्य में है वैसे ही देशी गौ माता में हमने अनुभूति करी है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमारी गौशाला में जो 4 महीने गाय खड़ी रहती थी, उसको जैसे ही 2 आंचल पिलाना बच्चे को चालू किया तो काफी गौ माताएं वो 4 से 10 महीना खड़ी रहने लगी, 12 महीना खड़ी रहने लगी। तो अपना हार्मोन चेंज किया। ये विदेशी गाय नहीं है, ये मशीन के जैसे परफॉर्मेंस नहीं करती है। उसको लागणी है, उसको भावना है अपने बच्चे के प्रति। तो जब आप 2 आंचल पिलाना चालू करते हैं तो वो अपने हार्मोन बदल के वो दूध ज्यादा रिलीज करना चालू करती है, प्यार से दूध छोड़ना चालू करती है। तो लॉन्ग टर्म जो पीरियड उसने मेंटेन कर दिया गौ माता ने,
तो वही पीरियड आपको दूध के बदले स्वरूप में वापस मिल गया। जैसे 4 महीना खड़ी रहने वाली थी, 6 महीना खड़ी रहने वाली थी, उसकी जगह पे 10 महीना खड़ी रह गई, तो बच्चे ने पिया वो दूध मिल गया कि नहीं? हाँ, मिल जाता है। और दूसरा एक काम कि बच्चा जब 2 आंचल पीता है तब उसका विकास कैसा होता है? जबरदस्त विकास होता है। यहाँ पे तो हमारे 9 महीने से लेके 12 महीने 14 महीने में बछड़ी हिट में आ जाती है, 1.5 साल में हम करा देते हैं। और अभी स्थिति ऐसी है कि 2.5 साल 2.25 साल में तो उसका बच्चा जन्म देना भी हो जाता है। तो जो 3.5-4 साल में दूध देने वाली थी पहले ब्यात का, उसकी जगह पे सीधा 2.5 साल पे 2.25 साल पे साइकिल आ गई। तो जो बच्ची ने दूध पिया था वो पहले आकर के वो परफॉर्म करना चालू कर दिया। तो एक्चुअली हमें थोड़ा धीरज रखनी है, और धीरज रखेंगे, हम देने की भावना रखेंगे तो वो अपने आप परफॉर्म करेगी। तो गाय माता और धरती माता दोनों बहुत ही इतनी उत्तम तरीके से काम करती है। हम जितना देते उससे सवाया वापस देती है। तो हमें देना सीखना होगा। उसका शोषण करने के चक्कर में हमने बड़ा अन्याय उसके साथ कर दिया है। तो सभी किसान मित्रों को मेरी विनती है कि जो भी गाय रखते हैं उसको धीरे धीरे उसके बच्चे को 2 आंचल पिलाना शुरू कीजिए। वो गाय माता परफॉर्मेंस बदलेगी, उसका बच्चे का भी विकास जबरदस्त अच्छा होगा, और धीरे धीरे करके आपके घर में भी बहुत बरकत आएगी। ये देखो, गौ कृपा अमृतम और गाय के विषय में हम काफी साल से प्रचार कर रहे, गौ कृपा अमृतम 1 साल से कर रहे। तो अभी धीरे धीरे क्या होता है पता है कि काफी किसानों ने 2 आंचल पिलाना चालू किया। जिन्होंने शिविर अटेंड की थी उसने भावना से 2 आंचल बच्चे को पिलाए, तो 6 महीने के अंदर उसके घर पे बरकत आ गई है मित्रों। तो आप भी ये करके देखिए, आप सीधा आपके नजर के सामने आपके घर के अंदर वो 1 साल में ही परिणाम कुछ अलग ही दिखेगा मेरे ख्याल से मित्रों। तो ये आपको हो गया कि गाय के बच्चे को कैसे रखना। और हर कुछ दिन में उसको काली जीरी वगैरह खिलाएंगे तो उसके पेट में कृमि नहीं होगी। विधारा के पत्ते खिलाएंगे तो उसको पेट में कृमि नहीं होगी। नीम के पत्ते खिलाएंगे उसको कृमि नहीं होगी। कड़ू कड़िया तो खिलाएंगे तो बच्चे को कृमि नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से हर कुछ समय पे वो बच्चों को 15 दिन पे ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो उसको बहुत अच्छे से आपको परिणाम नज़र के सामने आपको दिखेगा मित्रों। जैसे हमने डांगी पे काम शुरू कराया, वैसे ही 20 नस्ल पे मैंने बोला कि मित्रों हमने काम शुरू किया है। सभी की सभी माताएं अच्छी है। कमी है तो मनुष्य के अंदर कमी है। तो आप लोगों को मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, वहां की स्थानीय नस्ल को ही सम्मान पूर्वक रखना है। गिर का एक बहुत ज्यादा अति प्रचार हो चुका है काफी जगह पे। तो जैसा गिर का दूध है वैसा ही स्थानीय माता का अच्छा दूध है। जैसा ही गिर का गौमूत्र है वैसा ही स्थानीय माता का गौमूत्र है। तो आप सभी को एक विनती है कि सभी लोग स्थानीय माता को सम्मान पूर्वक रखे, नहीं तो भविष्य में हमको बहुत पछताना पड़ेगा। ये अन्याय के भागीदार अगर हम बन गए तो हमें भी वो दोष लगेगा और हमको ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। तो मेरी विनती है कि गाय की सेवा की हम बहुत बातें करते हैं लेकिन उसमें दो गुलापन बहुत है। जैसे काफी लोग सेवा करना चाहते हैं लेकिन मैं गिर की सेवा करूंगा, वहां से उनको लेकर के आऊंगा। तो काफी गिर यहाँ से पश्चिम बंगाल में काफी सालों पहले गई थी, तो वहां पे बहुत ह्यूमिडिटी का वेदर है तो वहां पे सेट नहीं हुई। तो ऐसे बहुत जगह पे अलग अलग प्रकार की दिक्कतें आती है मित्रों। तो स्थानीय माता को ही सम्मान पूर्वक रखना है और गौ माता आधारित ही जीवन और खेती करनी है। उसके बहुत सारे मेरे ख्याल से वैज्ञानिक और सभी अलग अलग प्रकार के कारण हैं, वो सभी लोग हम चर्चा भविष्य में धीरे धीरे करते जाएंगे तो उसमें काफी क्लैरिटी सबको होती जाएगी। दूसरा, जैसे थरपारकर एक नस्ल है राजस्थान की गाय जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे लगती है। वो थरपारकर नस्ल को अगर 3 दिन पानी नहीं मिला, रण की विस्तार की है, रेतीली जमीन है, पानी वहां पे जल्दी उपलब्ध नहीं होता है, 3 दिन पानी नहीं मिला तो हवा में से सोख करके भी वो दूध दे देती है। तो क्या वहां पे जाके गिर ये परफॉर्मेंस कर पाएगी? नहीं मित्रों, वो नस्ल वहां पे सेट हो चुकी है और वो वहां पे परफॉर्मेंस कर रही है, तो फिर उसके ऊपर हम गिर वहां पे लाकर लेकर के क्यों अन्याय करें उनको? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कम दूध है वो हमारा वहम है। हम लोग ने दूध वाली गाय और नई दूध वाली गाय के अंदर ये बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। होता क्या है कि अगर छोटी नस्ल है, कम दूध देती है, सामने खाती भी कम है ना, इकोनॉमी एक ही होती है। जब भी हमने ये HF इंट्रोड्यूस की तभी ये सबसे बड़ा हमारे अंदर खामी रह गई थी कि हमें ये अभ्यास करना चाहिए था कि वो दूध देती है, डोले भर भर के हमको दूध दिखाते, इतना दूध आया, लेकिन खाना कितना खाया वो कभी नहीं गिनवाया, उसको रोग कितना है वो कभी हमको नहीं गिनवाया।
उसका दूध का फैट भी, अगर फैट का कैलकुलेशन करे तो देसी गाय के सामने वो ऑलमोस्ट आधा ही होता है, तो दूध का पैसा भी कम मिलता है उसका। उसके 3 बच्चे के बाद तो वो ज्यादा रह भी नहीं सकती है, 3 या 4 बच्चे की एवरेज है, जबकि देसी गाय 10-15 बच्चे आराम से दे सकती है मित्रों। तो हमें सच्चा कभी गिनती नहीं गिनवाया, डॉक्टरी खर्चा कितना सारा है। तो देशी गाय को ही स्वाभिमान से और सम्मान पूर्वक वापस घर पे लाएंगे। होता क्या है कि देशी गाय को हम लोग ने सिर्फ बस इतना दूध दिया, वही गिना, उसको रोग कितना कम लगता है, डॉक्टरी खर्चा कितना कम लगता है, उसकी इम्यूनिटी पावर कितनी है, उसका दूध की गुणवत्ता कितनी ऊंची है, वो खेत में उसके बैल कितने अच्छे से काम करते हैं, वो कभी हमने गिनवाया ही नहीं। तो वास्तविक हमने कभी इवोल्यूशन किया ही नहीं है। और सबसे ऊपर की एक बात बोलूं क्या, कि परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस की बातें कहाँ होती है, मशीन के साथ होती है, व्यापार के साथ होती है सिर्फ। तो ये तो हमारे घर के मेंबर थे, वेद शास्त्र कहीं पर भी उठा के आप देख लीजिए। आज सगी माता 1 ही साल दूध पिलाती है या 1.5 साल पिलाती है, ये माता 99 साल पिलाती है। तो वो क्या है, अगर है तो सगी माता से भी एक आना ऊपर है। तो उसके साथ वो व्यवहार नहीं कर सकते कि वो नॉन परफॉर्मिंग हो गए हो, हम घर से इनके नंदी को निकाल देंगे, उसके गाय को निकाल देंगे। तो धीरे धीरे हमें वो सीखना होगा, उसके गोबर गौमूत्र का उपयोग खेती में कैसे करेंगे, उसका दूध का कैसे, शहर वाले भी पूरा दाम चुकाए, तो सबको समझ के ही सीखना होगा कि हमारे माता पिता है, उससे भी ऊपर है। तो उसको स्वाभिमान से और सम्मान पूर्वक वापिस हमको लाना ही होगा। तो वो एक चीज हमको समझ में क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए कि हमें बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से, आज हम साइंस की बातें करते हैं, आर्थिक व्यवस्था की बातें करते हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर है उनका जो वास्तविक स्वरूप है, देवी स्वरूप है, ईश्वरी स्वरूप है, वो जरूरी है मित्रों। और उसके बगैर अगर हमने कितना भी गाय का या किसी का भी विकास कर लिया, वो खोखला हो जाएगा, क्योंकि अन्याय करेंगे ना उनके साथ में। तो मेरे ख्याल से उसको बहुत ही भावपूर्वक, आप जो पंथ में मानते हैं, जो ईश्वर में मानते हैं, उसके साथ में आप बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करिए कि जैसे अंदर ईश्वर ही है अंदर, उसके अंदर। अभी उसको चारे में क्या देना चाहिए, जैसे हमने चारे के अंदर उसके 125 प्रकार के घासों का अभ्यास किया था आज तक, उसमें से गाय माता को खुली छोड़ते थे, उनके सामने उसको रखते थे, तो गाय माता ने जो पसंद किया उसी को मल्टीपल करते थे हमने। तो उसके अंदर एक वैरायटी झिंझवा है, झिंझवा के अंदर हमने 7 से 10 वैरायटी पे अभ्यास किया था, टोटल 15 वैरायटी अलग अलग राज्यों से हमने कलेक्ट करी थी। उसमें से गाय ने जो पसंद किया वो बहुत मीठी वैरायटी है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये झिंझवा की वैरायटी है, ये एक बार आप देखेंगे तो ये झिंझवा की वैरायटी एक बार लगाएंगे तो 30 साल तक वो नहीं जाती है, और काफ़ी साल तक वो रहती है, और न्यूट्रिशन बहुत है इसकी। इसको समझ लीजिए कि कॉन्सेंट्रेट फीड का भी कम थोड़ा कर सकते इसके देने के बाद, फाइबरस है, साथ में माइक्रो न्यूट्रिशन अच्छा है। ये खिलाने के बाद तुरंत दूध बढ़ना लगभग शुरू हो जाता है, फैट भी अच्छा आता है, घी भी अच्छा आता है। तो फैट की परिभाषा वो ठीक नहीं है, लेकिन घी अच्छा आता है, ये मैं शब्द उपयोग करूंगा, क्योंकि फैट के अलावा बहुत सारे तत्व इसके अंदर है जो काम करते हैं गायों के दूध के अंदर। तो ये झिंझवा खिलाने के बाद गायों की दूध की गुणवत्ता भी काफ़ी बढ़ती है। तो ये देसी घास है। वैसे ही जो झिंझवा मैंने बताया था वो रेतीली जमीन में अच्छे से होता है, जहाँ बहुत पानी भरा रहता है, 1-1 महीना, 15-20 दिन या 2-2 महीना, वहाँ पे झिंझवा नहीं होता है। वहाँ पे ये पोचिया की वैरायटी आप लगा सकते हैं। ये पोचिया जो आप देखते हैं जहाँ पानी भरा रहता है, दलदल में बहुत अच्छे से होता है, और ये पोचिया की वैरायटी में भी बहुत ही न्यूट्रिशन है। ये गाय खाने के बाद तुरंत ही बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करना चालू कर देती है। तो आपके आजू बाजू कहीं पानी भरता है गाँव में अलग अलग जगह पे, तो पानी भरा रहता है आधे फीट, 1 फीट, पाव फीट, उसके अंदर ये वैरायटी आप सीधे ही डाल देंगे, फेंक देंगे, तो भी अपने आप होते रहेगी। अंदर गोबर गौमूत्र थोड़ा मिला दिया तो बहुत ही अच्छे से ये परफॉर्मेंस करने लगती है। तो ये सब देसी वैरायटी, ये वैरायटी तो ऐसे एक बार लगाओ 100 साल भी नहीं जाएगी, इसके अंदर थोड़ा सा भी जगह ही नहीं रहता है मित्रों, तो बहुत परफॉर्मेंस अच्छे से होता है। और ऐसे ही अगर हम हाइब्रिड की बातें करें, हाइब्रिड घास के अंदर, तो ये देखिए, ये नेपियर की वैरायटी है। तो ये आप देखेंगे कि नेपियर की जो वैरायटी है, ये एक बार लगाएंगे तो ये भी 8-10 साल अच्छे से परफॉर्म करती है। और ये हमने गौ कृपा अमृतम से किया है, आप देख सकते हैं इसके पत्तों का लस्टर कितना अच्छा है। तो मैं इसका वीडियो कुछ समय में ही बना के आपको भेजूंगा। तो ये नेपियर की वैरायटी ऐसी है कि इसके अंदर हमने लगभग 6 वैरायटी पे काम किया था आज तक।
तो वो 6 वैरायटी में से जो अच्छी जात है वो सभी किसानों को हम फ्री देते हैं। जैसे गौ कृपा अमृतम फ्री है ना, वैसे ही ये सारी वैरायटी यहाँ से हम बिल्कुल निःशुल्क देते हैं मित्रों को। तो जिन गौशाला वालों को या जिन किसानों को चाहिए तो हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये नेपियर की वैरायटी ऐसी है कि जैसे आपको दिखाया इतना बड़ा डंठल है लेकिन देखिए डंठल आप देख सकते हैं कितना मोटा है, तो गन्ने के जैसा इसका डंठल हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी स्थिति ये है कि ये काफी जगह पे लाइट नहीं होती है, चाफ कटिंग की दिक्कत होती है, तो ये ज्यूसी हो गया है। तो हमने गौ कृपा अमृतम जैसे ही इसके अंदर एप्लीकेशन किया तो ये चारा रस वाला हो गया है। तो इतना रस के साथ में गाय प्यार से खा जाती है, उसको चाफ कट करके नहीं दिया तो भी अच्छे से परफॉर्मेंस करती है। और इसके अंदर प्रोटीन की वैल्यू भी बढ़ गई। जैसे जिंजवा की हमने गोबर गौमूत्र और गौ कृपा अमृतम एप्लीकेशन किया और नहीं किया, दोनों का डिफरेंस देखा। तो ये चारा के अंदर पहले 8-10 प्रोटीन वैल्यू थी, वो धीरे धीरे 15 तक पहुंच गई। कुछ नेपियर हाइब्रिड के अंदर भी जो प्रोटीन वैल्यू थी उसका बहुत 30, 40, 50, 60% का डिफरेंस आ जाता है। तो जैसे गाय खा करके परफॉर्मेंस करती है, मनुष्य भी माइक्रोन्यूट्रिशन वाला अच्छा भोजन करके परफॉर्मेंस बदलता है, वैसे ही चारे को उगाने के लिए अगर हमने देशी गाय का गोबर डाला, गौमूत्र डाला और गौ कृपा अमृतम बड़ी मात्रा में उसको बहाया तो चारे की गुणवत्ता बदल गई मित्रों। माइक्रो न्यूट्रिशन अलग लेवल के अंदर आने लगे हैं और वो माइक्रो न्यूट्रिशन की वजह से गायों का स्वास्थ्य और अच्छा होने लगा है। तो मेरी विनती है कि जो भी किसान मित्र गाय रखते हैं वो बिल्कुल ये उपयोग करने का शुरुआत करिए गौ कृपा अमृतम, उससे बहुत बड़ा गाय को और आपकी खेती में भी लाभ होगा। और एक बड़ी चीज हम कर सकते हैं, हमने 2 लेयर खेती की बातें करी है कि मोरिंगा के नीचे खेती, सहजन, सरगवा। तो सरगवा आप अगर 2 लेयर खेती करनी है तो 50 बाई 20 के फुट पे अंतर पे डाल दीजिए, उसके नीचे 80% दुनिया के सभी क्रॉप हो जाएंगे। उसकी डालियां काट काट के आप हर समय पे गाय को देते जाइए तो उतना चारा कम लगेगा। और सबसे बड़ा काम क्या होगा पता है, आपको कॉन्सेंट्रेट फीड कम देना पड़ेगा। जैसे मोरिंगा के पत्ते आपने खेत किनारे लगा दिए और मोरिंगा के पत्ते उसको हर कुछ दिन पे हर रोज खिलाना शुरू कर दिए, हर कुछ दिन पे आप डाली उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो उसको बारी बारी ले सकते हैं कि पहले ये लॉट ले लिया फिर वो लॉट ले लिया। तो मोरिंगा के पत्ते और डालियां छोटी कुतर के उसको चाफ कटिंग करके गाय को खिलाया तो 70 to 80% तक कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, आपका खर्चा कम कर सकते हो। तो दाने का खर्चा अगर हमें कम करना है तो मोरिंगा को गाय के खाने में आप ऐड कर दीजिए तो बहुत बड़ा फायदा होगा। और दूसरा फायदा क्या होगा पता है कि मोरिंगा के अंदर बहुत माइक्रो न्यूट्रिशन है, विटामिन सी पेट भर के बड़ी मात्रा में है, विटामिन ए है, साथ में ही उसकी प्रोटीन वैल्यू अलग लेवल की है, बहुत अच्छी मात्रा में अलग अलग प्रकार के अच्छे एसिड है। तो ये सब चीज जो गाय के लिए जरूरत है, माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत बड़ी मात्रा में है, जिंक है। तो वो जब गाय ने खाना खाया तो आपको मिनरल मिक्सचर भी उसको रिड्यूस या कम कर सकते हैं। कैल्शियम की मात्रा अच्छी तो कैल्शियम भी आप बंद या कम कर सकते हैं और दाना भी उसको कम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा दिया हुआ आशीर्वाद है मोरिंगा ईश्वर ने गाय माता के लिए। तो आप सब मोरिंगा को गाय के खाने में ऐड करेंगे तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसको दाना कम देना पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। साथ में ही उसके गौमूत्र और उसके दूध का पान करेंगे तो उसकी गुणवत्ता भी अलग होगी मित्रों। तो ये मेरी विनती है कि मोरिंगा को आपने चारे में जरूर ऐड कीजिए। और ये चारे के विषय में मैंने जो आपके बातें बताई तो बहुत सारे विषय है, लेकिन चारा का एक विशेष वीडियो बना के आपको कुछ समय में सभी लोगों को मिलके अपन डालेंगे। तो बहुत सारी वैरायटी घास चारे के अंदर अभ्यास करे हैं, लेकिन हमको हर महीने डालना पड़ता है, हर 3 महीने में डालना पड़ता है। ऐसे चारे की अपन कम उपयोग करते हैं क्योंकि हर 3 महीने में खेत को जुताई करने का खर्चा बहुत है। तो किसान को बीज लगाना, जुताई करना, वो खर्चे से अच्छा ऐसी घास की वैरायटी है कि एक बार लगाओ 5 साल, 10 साल, 25 साल, 30 साल, 100 साल तक नहीं जाने वाली अलग अलग वैरायटीज है। तो वो आप अगर ऐड कर दिए तो बहुत ही अच्छा आपको कार्य हो जाएगा, आपकी गाय माताओं के लिए भी कार्य हो जाएगा। दूसरा, आप कौन सी खेती करते हैं वो बहुत मैटर करेगा। जैसे आपने तुवेर दाल उगाते हैं, मूंग दाल उगाते हैं, तो उसका दाना आपने बाहर बेचा, उसके बाद का जो पत्ता निकला, उसकी डंठलें वगैरह निकली, उसको चाफ करके गाय को खिलाएंगे तो बहुत ही माइक्रोन्यूट्रिशन, उसके अंदर भी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो गाय का स्वास्थ्य अच्छा होता है उसके अंदर। तो ये बैलेंस करना आपको सीखना होगा कि आपकी खेती के अंदर गाय माता को कैसे जोड़े, क्योंकि खेती के अंदर बहुत सारे नहीं 90% क्रॉप ऐसे ही है
जो दाना बाहर बेचने के बाद गाय को खाने में काम आते हैं। तो मेरी विनती है कि आप ये घास और साथ में आपकी खेती के अंदर क्या व्यवस्था है, दोनों समन्वय कर दिया तो खर्चा भी कम होगा और आपको ये चारे के विषय के बाद में गाय का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और वो खुश रहेगी। गाय माता का खुश रहना बहुत जरूरी है ना। कांकरेज गाय गुजरात में बहुत तेज मानी जाती है, बहुत तेज। तो काफी लोग ये कहते हैं कि भी कांकरेज तेज है, गिर बहुत शांत है, इसीलिए हम गिर रखना चाहते हैं। तो कांकरेज वन ऑफ द फ्यूरियस, ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गायों में से एक है। बहुत गुस्सा उनको जल्दी आता है या फिर वो जल्दी अग्रेसिव हो जाती है। गुस्सा से ज्यादा अग्रेसिव कह सकते हैं कि वो अपने मालिक को बचाने के लिए या अपने घर के मेंबर को बचाने के लिए ये अग्रेसिवनेस दिखाती है। लेकिन मेरा ये भी महसूस हुआ है कि वो दूसरे के लिए अग्रेसिव होती है, खुद के घर के लिए अग्रेसिव नहीं होती है। और वो कब घर के लिए नहीं होती है, तो आप जब उसको ज्यादा प्रेम करेंगे, उसको ज्यादा अच्छे से हाथ घुमाएंगे, उसको अपने हाथों से थोड़ा दाना खिलाइए, हर रोज आके उनके साथ बात करने का प्रयत्न कीजिए, तो तुरंत वो गाय अपना स्वभाव बदलना शुरू करती है। हमने कच्छ में देखा है बड़ी मात्रा में जो कांकरेज गाय रखते हैं, 200 500 गायों का भी वहां पे धन जो हड़ बोलते हैं वो है, और उनके ग्वालों के छोटे छोटे बच्चे उनके पैर के नीचे भी जाके खेलते हैं। तो वो दूसरे के लिए तेज हो सकती है लेकिन अपने के लिए कभी तेज नहीं है। तो स्थानीय माता में कभी ऐसा अपमान करके नहीं सोचना कि वो बहुत गुस्सा करती है, उसको ऐसे करेंगे, उसको नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। कमी हमारे अंदर ढूंढनी है और उसको सही ढंग से हम आगे लेकर के जाना है मित्रों। अभी वैसे ही अगर हम अगला और सोचे कि ब्रीडिंग, संवर्धन कैसे करना, देखिए वो बहुत जरूरी है कि लोकल गाय तो हमने रख ली, लेकिन उसका संवर्धन की विधि क्या है, उसको कैसे करना चाहिए, उसको नंदी कैसा उपयोग करना चाहिए। जैसे ब्राजील के अंदर 80 साल में इनब्रीड हुआ तो डीएनए डिटोरिएट हो गया। वैसे ही संवर्धन करने के समय, जैसे हमारी गौशाला में क्या है मित्रों, यहाँ पे 18 गोत्र की गाय है, 18 पेडिग्री की अलग अलग गाय है। भावनगर के राजा के वंशज है, मोरबी राजा के वंशज है, जूनागढ़ नवाब के वंशज है। हर एक वाड़े में एक नंदी है। इस वाड़े का नंदी इसमें है, इसकी बेटी दूसरे वाड़े में जाएगी, दूसरे वाड़े की बेटी तीसरे वाड़े में जाएगी। तो ना इनब्रीड होगा ना क्रॉस ब्रीड होगा। जैसे भाई बहन के बीच में शादियां नहीं होती है, नहीं तो बहुत ही बड़ा पाप, घोर पाप भी होगा और आनुवंशिक रोग भी बढ़ेंगे। तो वैसा ही गायों के अंदर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कभी भी इनब्रीड नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चूक हुई है भारत भर में कि इनब्रीड करने के समय किसी को पता ही नहीं चलता है नंदी कैसे करना। बहुत जगह पे ये बहुत बड़ा दिक्कत है। तो मेरी ये बात है आपको कि आप कैसे भी करके, जैसे हमने अलग किया है, ऐसे हर रोज आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं कि आप अलग अलग गांव वाले मिलके कर सकते हैं। जैसे गुजरात के अंदर राजाओं के एक प्लानिंग होती थी कि हर एक गांव में एक नंदी, 3 वाड़े हो गए, मतलब समझ लीजिए कि उसका एक वाड़ा, उसका 3 साल हो गए। 3 साल होने के बाद ये नंदी दूसरे गांव में जाता था, दूसरे गांव का नंदी इस गांव में आ जाता था। उसकी बछड़ियां बड़ी होने लगती है, तो वो बछड़ी उसके पिता के साथ न लग जाए, इसीलिए उसको दूसरे गांव में नंदी को सेवा के लिए उपलब्ध कराते थे और वो नंदी को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था। वो नंदी गांव का राजा होता था। यहाँ पे गुजरात में कुछ जगह पे तो ऐसे विधान भी थे कि भाई उस नंदी को कोई रोक नहीं सकता, अगर रोका तो राजा का गुनहगार होता था। वो कौन से भी खेत में जाके खुले से खा सकता है। बहुत बड़ा सम्मान मिलता था नंदी जी को। एक नंदी 100 गाय को फॉलो करता है, वो अगली 100 पीढ़ी बिगाड़ भी सकता है और अच्छी भी कर सकता है। तो मेरी विनती है कि नंदी को पूरा सम्मान दिया जाए। और नंदी शिव जी का वाहन है, तो हर एक शिव जी के मंदिर में, हर एक गांव में ये नंदी होना चाहिए और प्रत्यक्ष सेवा होनी चाहिए। और गाय को फड़ू वहां पे शिव जी के मंदिर पे लेकर के जाके करना चाहिए और उसको हर कोई जाकर के पूजा करना चाहिए। तो अगली पीढ़ी भी अच्छी आएगी और उसका सम्मान भी अच्छे से होगा मित्रों। तो नंदी को कैसे चयन करना, तो वो गतिविधि बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ आपको बताता हूँ कैसे चयन करना। जैसे आप अगर गिर का नंदी है तो गिर में ही लगेगा। अगर किसी ने मल्लाड़ गिड्डा गाय करी है तो मल्लाड़ गिड्डा के अंदर उसी मल्लाड़ गिड्डा का नंदी लगना चाहिए। उसमें वापस वो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई गिर भी देसी है, उसका नंदी उपयोग करेंगे, अगली पीढ़ी का दूध बढ़ जाएगा तो गिर का ही उपयोग उसके अंदर करेंगे, तो वो न गिर रहेगी न मल्लाड़ गिड्डा रहेगी। तो मल्लाड़ गिड्डा जो है उसमें उसी का नंदी लगना चाहिए।
अभी काफी जगह पे ऐसा भी हुआ है कि छोटी गाय के अंदर बड़ी नंदी का सीमेन चला गया और उसको बच्चा जन्म देते समय बड़ी दिक्कत हुई है और काफी गाय का मृत्यु भी हो गया है। तो मेरी विनती है कि वहां की गाय के लिए वहां का ही नंदी होना चाहिए और उसमें न इनब्रीड होना चाहिए न क्रॉस ब्रीड होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं सुतरिया हूं, मैं पटेल हूं, गोपाल पटेल, उसके अंदर मेरी सरनेम है सुतरिया, मेरी पत्नी की है डुंगरानी। अगर मेरे बच्चे की अगर शादी ढूंढनी है तो उसको पटेल भी ध्यान रख के प्रयत्न करना है और उसके अंदर डुंगरानी और सुतरिया नहीं लगना चाहिए। तो वो जीनोटिक्स का जो अगली जनरेशन पैदा होनी है वो आनुवंशिक रोग नहीं लेकर के पैदा होगी, तो वो अगली पीढ़ी अच्छी होगी, उसका डीएनए अच्छा होगा। तो यही प्रथा हजारों साल से शास्त्र में हमारे वर्णित है और शास्त्रीय संवर्धन जो मनुष्य के लिए बोला गया है वही संवर्धन गाय के लिए किया तो बहुत ही अच्छी नस्लें पैदा होगी और गाय माता का क्षमता कुछ अलग लेवल का धीरे धीरे होने लगेगा मित्रों। तो नंदी चयन करते समय न इनब्रीड हो न क्रॉस ब्रीड हो। फिर दूसरा क्या ध्यान रखना है कि भाई नंदी की माता का दूध कितना है, दूध अच्छा होना चाहिए। दूसरा, वो दूध कितने पीरियड तक लंबा मेंटेन रखती है, जैसे 3-4 महीने के बाद बंद हो जाती है और दूसरी गाय का अगर 12 महीना चालू रखती है, उसका नंदी 12 महीने वाला का उपयोग किया तो उसके गुण उसमें आने की पूरी संभावना है। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी माता का दूध कितना है, उसके माता के आगे की जनरेशन भी। देखिए यहाँ पे 5 पीढ़ी के रिकॉर्ड है हमारी गौशाला में, कोई कोई गाय माताओं के 10-15 पीढ़ी तक के रिकॉर्ड है। तो आप अभी से शुरुआत कीजिए, आपके पास अगर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अभी से शुरुआत कीजिए तो अगली पीढ़ी को वो काम में लगेगा। तो हमें उनका जितना भी अगला पिछला पता चलता है वो पता करना है। कुछ रोग ऐसे हैं जो आनुवंशिक आते हैं, जैसे प्रलेप्स काफी जगह पे ये पोजीशन आती है कि वो आनुवंशिक आने की संभावना है। दूसरा, आंचल टूट जाता है, अगर बहुत दूध है, जैसे ये ऐसे उनका शेप होता है लेकिन ये ऐसे हो गया और नीचे लटकता हुआ रह गया तो आंचल टूटना धीरे धीरे जमीन के नजदीक जाता है, उसके अंदर बहुत धीरे धीरे वो उनको मस्टेटाइज आंचल के रोग वगैरह होता है। और दूसरा, ग्वाले को भी संभालने को मुश्किल होता है और गाय खुद भी परेशान होती है। तो ऐसी गायों के नंदी अगर उपयोग करेंगे तो अगली पीढ़ी में उसके आने की बहुत बड़ी संभावना है। तो हमें ये संभल के करना होगा कि उसके अगली जनरेशन के लिए क्या नंदी उपयोग करें। उसके पैरों की खुर अगर बहुत बड़ी ऐसे उसके ऊपर चढ़ जाती है तो वो आनुवंशिक कभी आने की संभावना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या आनुवंशिक रोग आने वाले हैं और कौन से रोग आने वाले नहीं हैं। तो उसका हम लोग पुस्तिका में अलग वर्णन करेंगे, क्योंकि ये हमें तो अभी ये सब चीज को साथ में समन्वय करना है कि कौन से रोग आनुवंशिक आएंगे, कौन से रोग आनुवंशिक नहीं आएंगे। तो उस हिसाब से हमें नंदी चयन करना है, उसी हिसाब से गाय को समन्वय संवर्धित करना है और अच्छे से अच्छे नंदी दिन ब दिन अच्छी नस्लें बनाएं। देखो, आपने एक नंदी गलत पसंद कर लिया तो बहुत सारी अगली पीढ़ी परेशान होगी, क्योंकि वो गलत नस्लें पैदा होगी जो रेजिस्टेंट पावर जिसका काम है, रोग उसको तकलीफ ज्यादा है, तो वो अगले सभी किसान भी परेशान होंगे और उसकी अगली पीढ़ी भी परेशान होगी। गिर के अंदर जैसे ऐसे सिंग ऐसे लग के जाते हैं, तो ऐसे लग के जो सिंग जाते हैं ना, तो वहां पे उसको यहाँ पे पसीना होके काफी जगह पे उनको कीड़े वगैरह पड़ते हैं। तो ऐसे नंदी जिसका सिंग बहुत ज्यादा दबता है, बहुत पसीना आता है, उसकी जगह पे थोड़ा हल्का खुले सिंग वाला नंदी पसंद किया तो अगली पीढ़ी 100 गाय की ऐसी होगी कि जिसके थोड़े खुले सिंग आएंगे तो उस गाय को परेशानी कम होगी, साथ में ग्वाले को भी उसको संभाल करना इजी हो जाएगा। जैसे गिर के अंदर, गिर का माथा है, मुंह है, अगर मुंह ऐसा है, इससे बहुत लंबे कान हो गए, अभी सभी लंबे कान की एक बहुत बड़ा प्रचलन चला है। तो हम नहीं मानते कि बहुत ज्यादा लंबा कान अच्छा है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लंबा कान है, अगर ये उसका मुंह है और उसके कान यहां से उसके लंबे हो गए तो पहले खाने के समय उसके कान लगेंगे नीचे, पानी पीते समय कान लगेंगे, गाय का जब चरने जाती है तब घास के ऊपर पहले कान लगेंगे, उसको खाना जमेगा ही नहीं अच्छे से खाना, और उसके ऊपर फंगस वगैरह भी लग सकती है। तो गाय को भी पीड़ा होने वाली है और आपको भी पीड़ा होने वाली है, क्योंकि वो पीड़ा रहेगा तो आप भी कहां खुश रहेंगे। तो हमें कभी भी क्या रूप है, क्या ये जमाना ये कहता है, ब्राजील वाले ये कहते कि ऐसा ही नंदी अच्छा, इस तरह नहीं देखना है। आगे क्या हमारी नस्लों के लिए अच्छा है, आगे कौन सा हमारे लिए अच्छा है, वैसा नंदी चयन करना है कि उसकी अगली पीढ़ी को भी दिक्कत कभी भी नहीं आए मित्रों। और कुछ नस्लें ऐसी होती है नंदी की और गाय की कि वो उसको कैसा भी थोड़ा खाना आगे पीछे भी हो गया तो भी अपनी तबीयत बना के रहते हैं, तो वो गुण बहुत अच्छा है।
तो जो कम न्यूट्रिशन वाला दाना या खाना खा करके भी परफॉर्मेंस करने लगते हैं, अगर वैसी गाय और वैसे नंदी का उपयोग हमने करना चालू कर दिया तो अगली पीढ़ी को और अच्छे से हम संभाल पाएंगे मित्रों। तो ये हो गया चारे के विषय में और संवर्धन के विषय में बात। क्योंकि संवर्धन में हमें और एक चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि स्थानीय नस्ल के जो नंदी हम चयन करते हैं वो नंदी के द्वारा ही ज़्यादा होना चाहिए मित्रों। आजकल हम एआई की तरफ बहुत ज़्यादा अति जा रहे हैं। विज्ञान का उपयोग सही है, उसमें कोई बात नहीं है। हमें देखिए, विज्ञान के विरोधी नहीं है हम। अगर ड्रिप से कम पानी में खेती होती है तो बिल्कुल ड्रिप करना चाहिए, उसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। नंदी को विषय में अगर बात करूं तो आज जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, कृत्रिम बीज गर्भधान, तो वो 40 साल मेहनत करने के बाद भी आज 32% ही सक्सेस रेशियो है। और वो गन आगे पीछे लग गई तो गाय की ओवरी में कुछ गठान होती है तो गाय उथले पे चढ़ जाती है, गाय को तकलीफ होती है। और ज्यादातर वो एआई में समझ लीजिए कंटिन्यू 3-4 साल एआई किया तो उसकी ओवरी में कहीं ना कहीं कुछ होता है, या गाय कभी कूद गई तो भी उसको लग सकता है, या बहुत सारी ऐसी गतिविधि है कि जो वो ज्यादा आगे ब्यात नहीं रह सकती है और वो एक ही बार गाय संभोग करती है। जैसे नंदी और गाय एक साथ में हुए और गाय गाभिन हो गई तो गाय नंदी के पास नहीं जाती है, तो एक बार भी उसका संभोग का आनंद लूटने का हमें अधिकार कितना है? नहीं है मित्रों, ये नहीं है। हमें थोड़ा समझना होगा कि हम क्या व्यवहार करते हैं नंदी के साथ। क्या हमारी माता बहनों के साथ ऐसा व्यवहार हम कर सकते हैं? कोई उसको तकलीफ है तो बिल्कुल कि भाई कोई बड़ी तकलीफ है और हमें कोई डॉक्टर का सहाय लेना पड़ रहा है, बात अलग है मनुष्य के अंदर और गाय के अंदर। लेकिन जब तक नेचुरल होता है तब तक नेचुरल ही होना चाहिए, और वो नेचुरल उसका अधिकार है। और नेचुरल नंदी के द्वारा जो गर्भाधान होता है उसमें 90% सक्सेस रेशियो है, 90% सक्सेस रेशियो आज भी। तो वो कितना सरलता से होता है। गाय हिट में आती है तो नंदी को 2 दिन पहले पता चल जाता है। हमारे हर एक वाड़े में नंदी खुला घूमता है, उसको पता होता है कि 2 दिन में ये गाय गर्मी में आनी होती है। एग्जैक्ट टाइम पे वो फड़ो कराता है गौ माता को, ईश्वर पे आती है वो गाय को, और नंदी को पहले पता होता है। तो कभी साइलेंट हिट आती है तो हमें कभी पता नहीं होता है कि वो कभी एग्जैक्ट है, लेकिन नंदी अच्छे से जानता है कि कभी उसको फड़ो करना। तो नंदी के द्वारा सक्सेस रेशियो भी अच्छा है, उसकी आवरी में कभी नुकसान भी नहीं होता है, और बहुत ही अच्छे से अगली पीढ़ी को वो बढ़ाते भी है। और दूसरा क्या होता है पता है आपको, कि अगर नंदी के द्वारा नहीं करते हैं हम, एआई कर दिया, एआई का दुष्परिणाम आप जानते कितना बड़ा हो गया है कि भले एचएफ का दूध बढ़ गया, जर्सी का दूध बढ़ गया, लेकिन है तो आखिर एक ही पीढ़ी में से ना। एक ही पीढ़ी मतलब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो उसके पिता का पूरे देश में एक ही सीमेंट लग गए, उसके बच्चे आए, फिर उसी में से कोई नंदी सिलेक्ट हुआ, फिर उसी के सभी बच्चे में वही लग गया, फिर उसमें से कोई नंदी आया, उसी की में से एक नंदी लग गया, तो सभी भाई बहनों में ही हो जाएगा। तो धीरे धीरे डीएनए डिटोरिएट होना चालू हो जाएगा। जैसे विदेशी गायों की हालत है वैसे हमारे देश की गायों की हालत हो जाएगी। तो हमें हमारी वैरायटी ऑफ जीनोटिक्स से वो सबसे बड़ी देश की मूड़ी है। हर एक गांव में एक नंदी होता था, तो बहुत वैरायटीज के नंदी हो गए, तो अगली पीढ़ी बहुत अच्छी पैदा होनी है। क्योंकि जब 2 डीएनए मिक्स होते हैं तब ब्लास्ट होकर अच्छा होता है हमेशा, और वो हमेशा अच्छे से होता है। अगर इनब्रीड हुआ, इनब्रीड का जो डीएनए होता है वो बहुत ही डिटोरिएट करने वाला होता है। और क्रॉस ब्रीड में भी ये हुआ। भारत में ये सबसे बड़ी गलती हो गई कि विदेश से जब पहली बार एचएफ लाई गई, अगर गिर के अंदर एक गौशाला में डाला गया तो 20% दूध बढ़ गया, तो सबको लगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, यूरेका करने के जैसा हो गया, है ना। फिर उसकी अगली पीढ़ी में क्या हुआ, और डाउन हुआ, फिर अगली पीढ़ी और डाउन, 7 पीढ़ी में वो न गिर रही न वो रही, तो वो तो बात छोड़ो, वो नस्ल बहुत पीड़ा में है। वो लोग वापस गिर से शुरुआत करना चाहते हैं। तो वैसे ही हमारे भारत की सभी नस्ल को हम सम्मान पूर्वक सच्चे ज्ञान के साथ हम बढ़ाए, धार्मिक अध्यात्म बेस पे रख के, साइंस को भी रखो, लेकिन वो नेक्स्ट है। तो ये दोनों समन्वय करके हम लोग मिलके करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो डीएनए की जो मैं बात कर रहा हूं कि हमेशा हमें इनब्रीड तो नहीं होना चाहिए, साथ में बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अच्छे अच्छे नंदी का वेराइटीज जो गांव में जो हम लोग का प्लानिंग था वो हजारों साल से वो वापस पूरे भारत भर में चालू होना चाहिए।
जैसे महाराष्ट्र में है तो 5 नस्लें हैं, तो देवनी का जो विस्तार है उसमें सभी गांवों में अलग अलग देवनी के नंदी होने चाहिए। उसमें शायद 5-10% दूध कम भी होगा ना नंदी की माता में तो भी चलेगा, लेकिन 2 डीएनए जब जमा होंगे और अच्छे डीएनए जब मिक्स होते हैं तब वो दूध वापस बढ़ जाता है। तो ये मेरी विनती है कि सिर्फ विज्ञान के नाम पे पूरे देश में भविष्य में एआई ना हो जाए, इनब्रीड ना हो जाए, इसके लिए हमें वापस फिर से नए सिरे से सोचना पड़ेगा मित्रों। तो मेरी ये विनती है कि आप देसी नस्ल को ही करना है, नंदी के द्वारा ही करना है, और पूरे सम्मान पूर्वक नंदी को वापस घर पे प्रस्थापन करना है मित्रों। तो मेरे ख्याल से ये काफी नंदी के विषय में चर्चा हुई, लेकिन और भी डिटेल में हम कुछ पुस्तिका वगैरह और नंदी का एक वीडियो शायद थोड़े दिन में ही आपको मिलेगा कि कैसे चयन करना। दूसरा, नंदी चयन करते हैं तो जितनी चमड़ी उसकी पतली हो उतना पतला चमड़ी वाला ज्यादा अच्छा दूध का एक गुण होता है। अगर समझ लीजिए कि मोटी चमड़ी वाले भी दूध दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये मोटी वाले दूध नहीं देंगे, लेकिन जितनी चमड़ी पतली है उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पूंछ ऊपर से मोटी नीचे आते आते पतली हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। उसकी भ्रवर है, जैसे मुंह से आगर के ऊपर जितनी भ्रवर ऊपर है उतना ज्यादा अच्छा है। पीठ से जितनी खुंद के नजदीक भ्रमर है वो अच्छा है। लिगामेंट के पास जो चमड़ी है वो जितनी बड़ी हो उतनी अच्छा है। तो ये सब चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब चीज सामान्य विज्ञान है, जो 80% किसानों को हर नस्ल में लागू पड़ने वाली जो विज्ञान है वो कुछ समय में हम आपको जरूर जल्दी भेजेंगे। और माननीय राजेश्वर राव और दूसरे भी जो हमारे सहयोगी मित्र सभी है, तो सभी लोग मिलके इसको मोमेंटम करेंगे और इसको पूरे भारत भर में लेकर के जाएंगे कि स्थानीय नस्ल को नंदी कैसे चयन करना, गाय माता कैसे चयन करना, उसको खाना क्या देना और उसके रोग के विषय में कैसे मैनेजमेंट करना। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी चर्चा हो गई आज संवर्धन के विषय में। तो अभी उसके रोगों के विषय में कुछ बातें करते हैं। पानी थोड़ा। गायों के रोगों के विषय की अगर बात की जाए तो जितना हो सके हम यहाँ पे पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, फिर होम्योपैथी करते हैं और कभी जरूरत पड़ी तो एलोपैथी भी करते हैं। लेकिन हो सके तब तक 90% हम आयुर्वेद के द्वारा समाधान कर सकते हैं मित्र। और ये समाधान बहुत सरल होना चाहिए। हमने काफ़ी मैटर तैयार कर चुके हैं और कुछ समय में ही आपको मिलने वाला है मैटर। जैसे हर हफ्ते एक बार नीम के पत्ते खिला दो तो उनको कृमि वगैरह कम लगेगा। ताजी ब्याही हुई गाय है अगर, तो उसको समझ लीजिए कि ताज़ा बच्चा उसने जन्म दिया है, उसको भोजन में क्या देना है, तो उसको कच्चा गुड़ देना है या फिर गुड़ के अंदर पका के आपको सुवा, असेरियो, थोड़ा अजवाइन वगैरह वो सब मिला के उसको अच्छे से खिलाएंगे तो उसकी जो मैली जो उसका गर्भाशय की साफ सफाई होने की जो व्यवस्था है बहुत सरलता से हो जाएगी मित्रों। बैम्बू के पत्ते, अगर बैम्बू तो पूरे देश में होता है, बैम्बू के सूखे पत्ते जन्म दिया बच्चे को गाय ने और तुरंत उसको दे दिया तो अच्छे से खा जाएगी 5 से 10 किलो। उसकी जर भी बहुत जल्दी गिरेगी और उसकी पेट की साफ सफाई भी, गर्भाशय की साफ सफाई भी बहुत अच्छे से होगी। तो कुछ दिन ऐसे सूखे पत्ते भी खिला सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके आजू बाजू कि जिससे बहुत सरलता से समाधान हो सकता है और बहुत अच्छे से ये कार्य हो सकता है। और ये जो गुड़ हम जो बातें कर रहे हैं, तो ताजी ब्याही हुई को कच्चा गुड़ ज्यादा आपको काम करेगा या पका के भी अपन दे सकते हैं, वो दोनों समन्वय बहुत अच्छा गुणकारी रहेगा। शुरुआती दिनों में उसको तेल वगैरह भी थोड़ा अच्छे से देंगे तो उसका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा। जैसे अपन ताजी ब्याही हुई गाय की बातें करते हैं, मनुष्य के अंदर भी अगर कोई बहन ने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो बहन का कितना सविशेष ध्यान रखते हैं हम, वैसा ही गौ माता के अंदर है मित्रों। तो ध्यान रखना ही चाहिए। उसको अच्छे से जितना खाना उस समय पे दिया या गर्भाश अवस्था में दिया तो उतना ही ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है इससे। तो रोग आए ही नहीं वो स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो मेरी ये आपको विनती है कि ये सब समाधान हम बातें तो करते हैं लेकिन रोग आए ही नहीं वैसी स्थिति कैसे निर्माण हो। तो अच्छा पौष्टिक चारा दिया जाए, गाय को प्यार किया जाए, शुद्ध पानी दिया जाए। जैसे हमने बोला माइक्रो न्यूट्रिशन, तो चारा ऐसे मोरिंगा जैसे चारे को ऐड कर दिया जाए तो रोग आए ही नहीं वैसी स्थिति निर्माण हो। और आ भी गया तो वो सरलता से समाधान भी हो, ऐसी व्यवस्था। देखिए कभी कोई चीज साथ में नहीं होती है हमारे उसमें तो नहीं होती है, लेकिन जब तक हो सकता है उतना देसी से किया जाए उतना अच्छा है।
जैसे गर्भाशय बाहर निकलता है मित्रों, तो काफी गायों को गर्भाशय बाहर निकलता है, तो उसके अंदर आप 3-4 चीजें कर सकते हैं। जैसे बरगद होता है, बरगद का जो पेड़ की जो बाल आते हैं ऊपर से नीचे, वो ताजे बाल ले लेने हैं, जो सॉफ्ट वाले हैं, नरम वाले हैं, उसको मिक्सी में कूट के 1 लीटर कच्चे दूध में मिला के गाय को दे देना है सवेरे शाम। तो 2 से 3 दिन में बहुत बड़ा उनको रिलीफ हो जाएगा। वैसे ही उसको मंजिष्ठा, खड़ी शक्कर और उसके साथ में थोड़ा सा नींबू वगैरह आप देंगे तो भी उसको बहुत अच्छे से कार्य हो जाएगा। गर्भाशय बहुत बाहर निकल चुका है, आपको समाधान कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो उसके ऊपर खड़ी शक्कर आपका लेप लगा दीजिए, 2 मिनट रख के उसको दबाएंगे तो पानी निकल जाएगा, और धीरे से उसको अंदर करके उसको गौमूत्र से वॉश भी कर सकते हैं। और धीरे से अंदर करने के बाद उसको साड़ी वगैरह कुछ बांधने के बाद आप ये मंजिष्ठा या फिर मैंने बरगद का बताया वो खिला सकते हैं। साथ में माजू फल, जो मायू फल कहते हैं हम गुजराती में, माजू फल पीछे लगा दिया और माजू फल हर रोज थोड़ा खिलाया तो भी गर्भाशय बाहर निकलने की समस्या में बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। छुई मुई का पौधा पीछे लगाया और खिलाया, उसमें से भी काफी रिलीफ होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग एक एक रोग के 5-5, 10-10 इलाज को समन्वय करेंगे। विधारा के पत्ते लगाए तो भी उनको काफी रिलीफ हो जाएगा। तो वैसे बहुत सारी चीजें है कि जो बहुत सरलता से कार्य हो जाता है। तो देशी चारा, देशी औषधि, देशी व्यवस्था के साथ हम जितना जाएंगे उतना लॉन्ग टर्म हमारी सक्सेस बहुत अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल से ये देसी चीज़ों पे हम बहुत लंबा विषय करेंगे तो बहुत समय ज़्यादा जाएगा। तो लेकिन कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूँ कि रोग आए नहीं वो स्थिति निर्माण करना, पहले आए तो पहले अपने खेत के किनारे आजू बाजू और अपने किचन में से, अपने रसोई घर में से ही वो व्यवस्था कैसे हो जाए वो देख लेना है। जैसे कुछ लगा तो हल्दी और आपने उसमें गेंदे का फूल वो लगा दिया तो भी काफी रिलीफ हो जाएगा। हल्दी, गेंदे का फूल और विधारा के पत्ते उसमें कूट के लगा दिए तो भी गाय को बहुत रिलीफ हो जाएगा जहाँ पे लगा है उसको। तो वैसे 3-4 चीज बहुत है कि रामबाण है, तो गाय को जब कहीं पे चीरा लग गया, कहीं पे घाव लग गया, ये लगाएंगे तो मक्खियाँ वगैरह भी कम बैठेगी और उसमें कीट वगैरह भी कम बैठेंगे और बहुत अच्छे से आपको जल्दी से जल्दी परिणाम मिलेगा। मस्टेटाइज, जैसे आंचल में से खून आना दूध में और आंचल खराब हो जाना, तो ये बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए। उसके 2 कारण होते हैं, एक तो माइक्रोन्यूट्रिशन की कमी, विटामिन की कमी, दूसरे उसके नए काम के बैक्टीरिया जो अंदर काम करते हैं कि जो मस्टेटाइज को बढ़ा के आंचल खराब भी कर देते, दूध खराब होता है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज। उसके अंदर 2-4 चीज बहुत सरल कर सकते हैं, जैसे पक्का केला। पक्का केला एकदम होना चाहिए वो नेचुरली, जो काला पड़ गया एकदम ऐसा लगे भी ये खाने लायक नहीं है, वैसा केला लेना है। वो केला ले लिया, भीमसेनी कपूर जो खाने का कपूर होता है, वो दोनों मिक्स करके या केले के अंदर ही वो डाल के सवेरे शाम वो खिला देंगे तो 4-5 दिन में बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही इलाज, एक ही औषधि सभी को काम नहीं करती है। जैसे मनुष्य के अंदर प्रकृति अलग होती है, जैसे एक जन को ये नीम काम किया तो सेम चीज दूसरे को कभी कभी काम नहीं करता है, इसलिए हम लोग 5-5, 10-10 ऑप्शन बताते हैं। तो जैसे मस्टर्डाइज में वो काम नहीं किया तो पुदीना का पत्ता लेना है, मिश्री, खड़ी शक्कर लेनी है, वो दोनों मिला के आप पिला दीजिए, उसमें भी रिलीफ हो जाएगा। उसके ऊपर समझ लीजिए आंचल जहां पे दिक्कत है वहां पे हल्दी, एलोवेरा वो मिक्स करके वहां पे लगा दिया तो भी रिलीफ हो जाएगा। हल्दी, एलोवेरा और विधारा के पत्ते लगा दिए तो भी सुंदर परिणाम मिल जाएगा। हल्दी, एलोवेरा और साथ में शीशम के पत्ते वो कूट के आपने लगा दिया तो भी रिलीफ हो जाएगा। तो ये सब चीज हमको देखनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज सरलता से हो सकती है। चना जैसे आपने उसको भिगोया, उसको फड़का लग गया, जो स्प्राउट होने के बाद चना हर रोज 200 ग्राम खिलाया तो भी उसमें रिलीफ हो जाएगा मस्टेटाइज के अंदर। वैसे एक रोग के अंदर 5-5 इलाज हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी आप सभी को मिलेंगे और वो जल्दी से जल्दी हम सब लोग मिलके गाय को और ज्यादा अच्छे से कैसे सेवा कर सकते हैं वैसे ही हम लोग प्लान करते हैं। ये हो गई गायों के रोग के विषय में बात। अभी हम थोड़ा बातें करेंगे कि गौ कृपा अमृतम के विषय में। मेरे ख्याल से समय तो काफी हुआ है, लेकिन गौ कृपा अमृतम का विषय तो ये मुख्य है क्योंकि ये देश को बदलने वाला विषय है, गाय और किसान की जिंदगी बदलने वाला विषय है। गौ कृपा अमृतम पिछले दोनों हमारे जो कार्यक्रम हुए फेसबुक पे लाइव, उसमें सब में हमने बताया है, दूसरे वीडियोस में भी बताया, फिर से मैं कह देता हूँ
कि ये विशेष गोत्र की गाय में से निकला है, विशेष गौ माता के आशीर्वाद से निकला है गौकृपामृतम। हम 1 लीटर की बोतल आपको देते हैं, वो 200 लीटर पानी ड्रम में डालना होता है और उसको सिंपल से, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सिंपल 5 चरणों में खेती, चाहे वो घास चारे की खेती हो, चाहे वो दूसरी आप कोई भी क्रॉप की खेती हो। तो पहला चरण है कि गौकृपामृतम बनाना कैसे, वो आप सभी को पता ही है, लेकिन फिर से एक बार दिखा देते हैं। 1 लीटर की बोतल है, 200 लीटर पानी में डालनी है, फिर 2 लीटर छाछ डालनी है, उसके अंदर 2 किलो गुड़ डालना है और उसको हर रोज 1 से 2 मिनट हिलाना है। ये 1 हफ्ते में 200 लीटर तैयार हो गया। तो ये 1 हफ्ते के अंदर 200 हो गया, उपयोग करते करते 10 लीटर हो गया, वापस 200 लीटर पानी डालो, वापस अंदर गुड़ छाछ डालेंगे, वापस 200 हो जाएगा। आपने अगर आपके मित्र को उसमें से 1 लीटर दिया, उसने भी 200 लीटर पानी में गुड़ और छाछ मिला, उसका भी 200 हो जाएगा। तो ये जामन हो गया, जामन कभी खत्म नहीं होता है मित्रों। दूसरा चरण कि खाद में कैसे उपयोग करना है, फिर से वापस कह देता हूँ कि देख सकते हैं आप कि खाद के अंदर उपयोग कैसे करना। ये गोबर के अंदर 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा आप देख सकते हैं कि ये लाइनें वगैरह करके हमने लगाया हुआ है, उसके अंदर ऐसे आप छिड़क देंगे गौकृपामृतम। तो 1 हफ्ते के अंदर धीरे धीरे वो बहुत अच्छे से कंपोस्ट होना चालू हो जाता है और 50 से 60 दिन, मतलब 30 से लेके 60 दिन का हम समय विधि बताते हैं, क्योंकि कभी ह्यूमिडिटी का वेदर में अलग स्पीड होती है, गर्मियों में अलग स्पीड होती है, तो वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा खाद बन जाता है। तो ये बैक्टीरिया का खुराक है देशी गाय का गोबर। तो देशी गाय का ही गोबर क्यों? क्योंकि उसमें 1200 कंपाउंड है। ऐसा दुनिया में और कोई भी चीज़ नहीं है जो देशी गाय के गोबर के अंदर है। देशी गाय के गौमूत्र के अंदर 5100 कंपाउंड है, ऐसा दुनिया में और भी कोई भी चीज़ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ देशी गाय का ही लगेगा, तो वो चीज़ खास ध्यान रखना। इसके अंदर छाछ भी देशी गाय की लगेगी, क्योंकि देशी गाय के छाछ के बैक्टीरिया अलग होते हैं, भैंस के अलग होते हैं, भैंस की छाछ के अलग होते हैं, विदेशी गाय के बैक्टीरिया छाछ के अलग होते हैं, तो और डेयरी के तो बिल्कुल अलग होते हैं। तो मित्रों, आप देखना, जो भी गौकृपामृतम उपयोग कर रहे हैं या उपयोग करने वाले हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ देशी गाय की छाछ उपयोग करनी है, देशी गाय का गोबर और गौमूत्र उपयोग करना है और एग्जैक्ट विधि के साथ करना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा चरण कि वो 1 गाय 1 एकड़ का हमारा विधान है। ठीक है, तीसरा चरण उपयोग कैसे करना है। उपयोग बहुत सरल है। आपके पास अगर ड्रिप है तो ड्रिप में लगा, तो ड्रिप में वेंचुरी लगाएंगे तो चला जाएगा। ये फ्लड इरिगेशन में सीधा इजीली चला जाता है और ऐसे ही स्प्रिंकलर में भी चला जाता है। तो ये सब चीज में यूजर फ्रेंडली है मित्रों। तो यूजर फ्रेंडली होने के लिए इसके अंदर कोई छानना, ये सब कोई झंझट ही नहीं है, तो इसीलिए यूजर फ्रेंडली है। और नीचे डालना है पहली बार 1000 लीटर प्रति एकड़, और फिर हर पानी में 500 लीटर, या फिर कहीं पे काली चिकनी मिट्टी रहती है, कहीं पे रेतीली रहती है। तो हमारा एक स्पष्ट रिकमेंडेशन है, 1 महीने में 1500 से 2000 लीटर पानी में बहा देना है, चाहे 2 बार में बहाओ चाहे 5 बार में बहाओ। तो बहुत अच्छी से ये 1 महीने में ही या 2 महीने में ही यूरिया का लेयर अक्खा पूरा तोड़ देगा, पूरी जमीन सॉफ्ट होना चालू हो जाएगी मित्रों। ये हो गया तीसरा चरण। ये चौथा चरण, ऊपर कितना डालना है। हर हफ्ते ये 2 लीटर गौकृपामृतम 13 लीटर पानी पंप में लगा देना है और ऐसे स्प्रे कर देना है। तो कोई भी जगह पे, कौन से भी जगह पे ये यूनिवर्सल आपको एप्लीकेशन कर सकते हैं। कोई जटिल क्रॉप है, भिंडी या मिर्ची वगैरह, तो उसमें 2 दिन या 3 दिन में केमिकल सब लोग स्प्रे करते हैं। उसकी जगह पे हर 3 दिन में अपने को ये स्प्रे करना है गौकृपामृतम। काफी लोग कहते हैं कि भाई बारिश में हम डाल नहीं पाते तो क्या किए। तो ऐसा स्प्रे कोने कोने से हो सकता है। धान में तो पूरा पानी भरा रहता है, तो उसमें आप बहा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 5वां चरण ये आप देख सकते हैं कि 2 लीटर गौकृपामृतम, 2 लीटर 45 दिन पुरानी छाछ और 2 लीटर ताजा गौमूत्र। पुरानी छाछ को क्या करना है, एक ड्रम में रख देना है, 45 दिन पुरानी होने देनी है। उसके अंदर थोड़े कॉपर के टुकड़े डाल के रखने हैं, तांबे के टुकड़े, तो बहुत गुणवर्धक हो जाते हैं। तो अगर समझ लीजिए कहीं पर भी आपको उधई का प्रश्न है, तो उधई के प्रश्न के अंदर वो अर्क के पत्ते, आंकड़े के पत्ते उसमें डाल दिए और वो वाला गौकृपामृतम समन्वय करके, मदर कल्चर अलग रखना है, ये खट्टी छाछ के अंदर वो डाल के फिर वो पानी के साथ मिला के बहा दिया, तो उधई में बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा मित्रों। वैसे ही आप नीम के पत्तों का समन्वय कर सकते हैं। वैसे 3-4 जो भी रेसिपी है हम बिल्कुल पुस्तक और आप में उसमें जल्दी से कर दे, तो ये आपातकालीन में ही करना है। मतलब
अगर सरल है तब तक हमें कुछ भी चीज जटिल नहीं करना है। अगर सरलता से हमको परिणाम मिल रहा है तो हम जटिल क्यों करें। तो मेरी ये विनती है कि जब तक ये सिर्फ स्प्रे करने से और नीचे रखने से ये हो जाता है, तब तक हमें दूसरा चीज को इसमें ज्यादा एडिशन वगैरह कुछ करना नहीं है। और गौकृपामृतम से क्या परिणाम मिले हैं तो वो कुछ बातें मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगा, और कैसे कैसे परिणाम मिल रहे। सिंपल 5 चरणों में खेती है जो मैंने आपको बताया। ये डालने के बाद कहीं पर भी बड़ी मात्रा में केचुए पैदा होते हैं मित्रों। और एक चीज और बता दूं कि काफी लोगों को लगता था कि इसमें क्या बैक्टीरिया है क्या है। ये है पूरा लिस्ट, देखिए ये सब आपको कुछ समय के अंदर ही आपको हमारी पुस्तक में, हमारे वीडियोस में अलग अलग लेवल पे मिल जाएंगे कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेचर कितने हैं, फास्फोरस फिक्सेचर कितने हैं, सल्फर वाले कितने हैं, पेस्टिसाइड्स का काम करने वाले, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे कि जो अपने शरीर में से ऐसा रस छोड़ते हैं कि नई काम की फंगस कंट्रोल हो जाती है। तो देश के लिए सबसे बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट है हर साल का पेस्टिसाइड्स का। वो इसके द्वारा जीरो हो सकता है मित्रों। यूरिया का इंपोर्ट जीरो हो सकता है इसके द्वारा, क्योंकि कंटिन्यूस 8 से लेके कुछ 13 बैक्टीरिया जीनस है इस लेवल में जो हवा में से लेके नाइट्रोजन दे रहे, तो सीधा यूरिया का ही काम कर रहा है मित्रों। तो मेरी ये विनती है कि इसको जल्दी से जल्दी फैलाया जाए और सभी किसान छोटा प्रयोग एक जल्दी से जल्दी अपने खेत में करे। तो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिशन अलग से जो भी खरीदना पड़ रहा है, सारा खर्चा जीरो हो सकता है गाय माता के आधारित। तो ये बैक्टीरिया की सूची जल्दी आपको मिलेगी, तो जिनके थोड़े बहुत जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएंगे मित्रों। और ये है केचुआ। आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी ये डालते हैं तो अचानक बड़ी मात्रा में वहां पे केचुए पैदा होते हैं मित्रों। तो केचुए जो अगर हो गए तो अपने आप जमीन सॉफ्ट होना चालू होती है। 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिला, आपने पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं डाला, गोबर डाला जो हमने बोला उस हिसाब से, एक साल में 8.25 लाख बनते हैं। और 8.25 लाख एक एकड़ में केचुए बन के ऊपर नीचे करेंगे तो जमीन कितनी पोरस हो जाएगी, तो पूरी जमीन सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे लेवल के परिणाम मिलेंगे। और काफी जगह पे गुजरात में इस बार अतिवृष्टि थी, लेकिन ये जहां पे डाला गया तो उनको 80% नुकसान कम हुआ और बहुत सुंदर परिणाम उनको मिले। तो पूरी जमीन सॉफ्ट होना चालू हो गया है, पोरस होना है। तो जल स्तर का जो देश का सबसे बड़ा प्रश्न आने वाला है भविष्य का, कि भाई अभी सब जगह पे जल स्तर नीचे जा रहा है, जहां समंदर के विस्तार है वहां पे खारा पानी नीचे किसानों के खेत के नीचे आना चालू हो गया है। तो वो ये गौकृपामृतम से क्या होगा कि पूरी जमीन पोरस हो जाएगी। यूरिया हमेशा कभी डाइल्यूट नहीं होता है, वो जमीन के ऊपर परत जमा के रखता है। तो वो जब ये गौकृपामृतम एप्लीकेशन करते हैं तो वो परतें टूट जाती है, पूरी जमीन पोरस हो जाती है। तो बारिश का पानी जो भी आया नीचे उतर गया, हर एक खेत चेक डैम बन जाएगा। तो जल स्तर अपने आप ऊपर आया, ऊपर का पानी नीचे गया तो समंदर का पानी आ रहा है वो भी बैक मारेगा। तो पूरे देश का जल का समाधान गाय आधारित ये गौकृपामृतम और गौ माता ही करेगी मित्रों, और इसके सिवा कोई नहीं कर सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कहां पर भी डाला तो ये बड़ी मात्रा में मधुमक्खियां पैदा होना चालू हुई है। तो सभी जगह पे मधुमक्खियां का 15 राज्यों में उपयोग चालू हुआ है गौकृपामृतम का। सभी जगह पे मधुमक्खियां बड़ी मात्रा में होना चालू है, तो मतलब पोलिनेशन अच्छा होगा। तो मधुमक्खियां बहुत ही जरूरी है हमारी खेती के लिए, वो हर कोई किसान जानता है। तो ये बहुत सरलता से पूरा कार्य होता है। दूसरा कि हम बताते कि भाई ये इतना नीचे डालना, इतना ऊपर डालना और इतना ही गोबर डालना, वो क्यों? तो देखिए हम लोग ने ये पूरे प्रोटोकॉल्स बनाए थे, ऐसे प्रयोग किए थे। देखिए एक सा ही गोबर डाला है, आप देख सकते हैं कि दोनों भाग ऐसे 12 भाग है, तो सेम गोबर डाला है, लेकिन हम कहते हैं कि गोबर को सुपाच्य स्वरूप में ये बैक्टीरिया पहुंचाता है। तो कैसे मैं कहूं? तो जैसे ये गौकृपामृतम एक में नीचे डाला, एक में ऊपर डाला, एक में साइड पे डाला, मतलब कम डाला, तो सीधा पानी के साथ बहाया, ऊपर नीचे कितना डालना, वो सब चीज अभ्यास करके जो प्रॉपर हमने जो रेशियो बनाया वो रेशियो देखिए। आप दोनों प्लॉट के बीच में कितना बड़ा फर्क है। तो ये जो बड़ा फर्क आपको दिख रहा है, सेम ही गोबर डाला है, गिर गाय का ही गोबर डाला है, लेकिन फिर भी हमको सीधा बहुत बड़ा फर्क समझ में आएगा। तो वैसे ही इसमें हम लोग ने एक गाय एक एकड़ का मॉड्यूल आप सभी को बोला है। एक एकड़ एक गाय का मॉड्यूल को कैसे हम देखेंगे? जैसे सिर्फ बैक्टीरिया डालेंगे और कंटिन्यूस परिणाम आपको दिख रहा है अभी, लेकिन लंबा नहीं चलेगा मित्रों। इसमें देशी गाय चाहिए ही चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं फिर से, देशी गाय चाहिए। और वहां की देशी गाय का चलेगा, तो सिर्फ गिर गाय का ये गौकृपामृतम है ऐसा नहीं है, ये भगवान और गाय माता की दी हुई बड़ी भेंट है।
ऑलरेडी 15 राज्यों में सभी लोग ने वहां की स्थानीय देशी गाय की छाछ लगने वाली है, वहां की स्थानीय नस्ल का गोबर लगने वाला है गाय का, और वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो वहां के बैक्टीरिया इसके साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं, उसमें कोई दूसरा दिक्कत ही नहीं है। छाछ वहां की मिल गई तो अपने आप वो प्रॉपर व्यवस्था होने लगती है। तो मतलब कोई भ्रम अगर फैला है कि भाई यहाँ वो गिर का ही नहीं चलेगा, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। तो जो भ्रम फैला रहे हैं या कोई भी चीज कोई कर सकते हैं भविष्य में, बड़ी बड़ी कंपनियां भी भ्रम फैला सकती है, तो किसी के भी भ्रम में नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ गाय माता आधारित हमें पूरा नवनिर्माण भारत का करना है। एक गाय एक एकड़, जैसे मैंने बोला, ये बैक्टीरिया आपको डालेंगे परिणाम मिलेगा, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सभी बैक्टीरिया का खुराक कार्बन होता है। कार्बन का स्रोत क्या होता है? तो वनस्पति का कचरा होता है, गोबर होता है, खेत में दूसरा कोई कचरा पड़ा होता है, वो खा करके वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो समझ लीजिए वनस्पति का कचरा डाला तो 10 या 20 कंपाउंड है उसके अंदर, दूसरा कुछ डाला उसके अंदर अलग है, एचएफ गाय का डाला उसके अंदर अलग है। लेकिन देशी गाय का 1200 कंपाउंड और 5100 कंपाउंड उसके गौमूत्र के, वो खा करके बैक्टीरिया जो परफॉर्मेंस करेगा और वनस्पति जो परफॉर्मेंस करेगी, वैसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, कोई भी खेती नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ गाय माता के आधारित खेती जो है उसका तुलना दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता है। ये शब्द आप आजीवन के लिए नोट कर दो। कितना भी हम ऑर्गेनिक बात कर ले, दूसरी प्रथाएं विदेश की बहुत सारी है, उसको हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन हमारे पूर्वज जो गाय छोड़ के गए थे और गोबर की पद्धति बताते गए थे, वैसा तुलना कभी भी भविष्य में कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो, सैद्धांतिक वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि हम पेस्टिसाइड डालते हैं तो उसके रेसिड्यू हमारे भोजन में आते हैं। हम अगर कुछ भी खेत में डाले उसके रेसिड्यू हमारे आते हैं। दूध को हमने पेस्टिसाइड वाला खाना दिया तो दूध के अंदर भी वो रेसिड्यू आते हैं। तो जो हम पौधे को खिलाएंगे वो पौधे में से आएगा ही आएगा आपके घर पे। तो ये 1200 कंपाउंड और 5100 कंपाउंड वाली खेती के जो धान पकेगी, खेती के जो सब्जी पकेंगे, उसके फल पकेंगे, उसकी तुलना दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो ये आप किसान का भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, जो खाएंगे उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, और मानसिक और शारीरिक क्षमता भी कुछ अलग लेवल की होगी, और सात्विकता भी बढ़ेगी। और इसके अंदर और एक चीज ध्यान रखनी है, भविष्य में बड़ी एक और चीज आने वाली है, काफी लोग शुरू कर चुके हैं कि विदेश में क्या करते हैं कि इजराइल और बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, नॉनवेज कंटेंट ऑर्गेनिक के नाम पे भी जो उसके कतल खाने के जो वेस्ट है वो पौधे को खिलाते हैं, उसका कंपोस्ट बना के वो देते हैं, हड्डियों का चूरा देते हैं। यहां पर भी कतल खाना का वेस्ट इसमें बेचना चालू हो चुका है। वो नहीं करना है, हमें शुद्ध और सात्विक विकास चाहिए, और वो सात्विक विकास ही हमें अलग लेवल पे लेके जाएगा। जब ये सरलता से हो रहा है तो हम क्यों जटिल बनाएं? तो हम एक गाय एक एकड़ की बातें करते हैं, उसके अंदर कैसी विधि रहेगी? आपने मूंग उगाया, तुवेर दाल उगाई, आपने गेहूं उगाया, ज्वारी उगाई, बाजरा उगाया, दाना तो निकला, दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलता ही है, पत्ता उसकी डंठलें जो निकली वो गाय को खिलाइए। और हकीकत में एक एकड़ में से कम 3 गाय का वैसा चारा निकलता है, तो कम से कम एक गाय तो पलेगी, तो बिल्कुल पलेगी। तो हमें ये चारा कहाँ से कॉस्ट लगी क्या? नहीं, खेत में से ही हो गया। वो चारा गाय ने खाया। एक गाय कम से कम 4 टन गोबर देती है बड़ी वाली, और छोटी है तो 2 टन, तो 2 गाय रख लेना एक एकड़ में। तो 4 टन गोबर एक एकड़ में कम से कम सालाना चाहिए। गौमूत्र जो निकला वो भी इसके साथ कंपोस्ट कर दीजिए, जो हमने कंपोस्ट की विधि बताई, और हर साल में एक बार वो गोबर डाल देना है। अगर चास में डालना है तो चास में ही लगाना है। जैसे ये हल्दी की लाइन है, तो जहां हल्दी लगानी है उसी लाइन में गोबर लगना चाहिए। ये हल्दी है तो वही लाइन में गोबर, तो पूरे खेत में नहीं जाएगा। तो क्या होगा कि जिसको चाहिए उसी को मिलेगा और वीड को नहीं मिलेगा। तो हर साल वो वहां पे विरिच होता जाएगा वही लाइन। गुजरात में ऐसे भी है कि 15-15 साल से एक ही चास में सब लोग लगाए हुए हैं। तो मेरी विनती है कि एक साल एक गाय का एकड़ हर साल डालना है, और वो गौ कृपामृतम वहीं पे ज्यादा एप्लीकेशन हो जाएगा, और वहीं पे बैक्टीरिया का भोजन मिल गया, वहीं पे केचुआ का भोजन हो गया। तो पूरी साइकिल आपके घर पे ही बनने वाली मामला है। सिर्फ गुड़ बार से लेना है, और वो भी गुड़ आप हो सके तो ऑर्गेनिक ही प्रयत्न करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक गुड़ का परिणाम हमने देखा है कुछ अलग लेवल का मिल रहा है मित्रों। तो ऑर्गेनिक गुड़ बाहर से खरीदेंगे, वो पैसा भी किसान के घर पे ही जाएगा मित्रों। तो ये फक्त 20 से 40 पैसे किलो लीटर आपको घर पे पड़ता है, वैसा दुनिया में भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। और अभी कुछ उसके परिणाम की मैं बात करूं
तो बहुत ही कम समय में, जैसे एक साल में ही 15 राज्यों में अभी 2 लाख से, मतलब टोटल तो ऐसा कहते हैं कि 3 लाख से भी ज्यादा किसान उपयोग कर रहे हैं। 65 से ज्यादा क्रॉप के परिणाम मिल चुके हैं। 10 प्रकार की मिट्टी, जैसे काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, पत्थर वाली मिट्टी, सभी में परिणाम मिला है मित्रों, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिणाम मिला है। लेकिन करना क्या है पता है, कि जैसे किसी किसान को बोला गया कि भाई 2 थैली यूरिया डालना है, तो कोई किसान क्या कभी 1 डालता है? नहीं डालता। तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है, जैसे यूरिया में इतना ध्यान देते हैं ना, उतना ही गोबर में इतना ध्यान देना है। हमने 4 टन बोला है तो कभी 3 नहीं डालना। भले आप छोटा प्रयोग करो, आप ये रूम, छोटा सा रूम जितना है, आधा एकड़ करो ना, 10 एकड़ है तो पाव एकड़ करो, या एक ही लाइन में करो सिर्फ। लेकिन हमने बोला उतना गोबर, हमने बोला उतना गौकृपामृतम नीचे, हमने बोला उतना ही ऊपर स्प्रे करना है, तो आपको सुंदर परिणाम मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। और पहली सीजन में ही उत्पादन कम नहीं होता है। जो सबसे बड़ा किसानों का डर है कि उत्पादन घटेगा, ऑर्गेनिक करेंगे तो क्या स्थिति होगी, तो गौकृपामृतम में एक विशेष महत्व पाया गया है कि उत्पादन घटता नहीं है। पहली सीजन में बहुत जगह पे बढ़ गया है। तो किसानों का जो सबसे बड़ा डर है कि उत्पादन कम होना, तो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, और उनको समाधान मिल रहा है, विकल्प मिल रहा है। लेकिन पहले छोटा प्रयोग कीजिए। कणेरी मठ के स्वामी जी, अदृश्य स्वामी जी जो है, जो कार सिद्धेश्वर, और वो स्वामी जी ने बहुत बड़ी मात्रा में फ्री बांटा है, और उनको केवीके सेंटर में बहुत सुंदर परिणाम मिले। मशरूम भी काफी जगह पे विदाउट केमिकल, इसके द्वारा बहुत अच्छे से परिणाम मिल रहा है। और दूसरा चीज, मेरे ख्याल से कुछ मैसेज आया कि कुछ दिखता नहीं है, तो अभी दिख रहा है सबको ठीक से? अच्छा, ठीक है। हाँ, तो स्वामी जी ने बहुत अच्छे से कार्य किया है। वैसे ही राजेश्वर राव जी कर्नाटक में से मुहिम चालू की है। अभी उन्होंने आंध्रा में जो मिलके, भाई साहब ने आंध्रा में से जो सपोर्ट किया है, बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, उन सभी को मैं धन्यवाद बोलूंगा। और राजेश्वर राव जी और पूरी टीम जो इस गौकृपामृतम में कर्नाटक में चला रही है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बहुत अच्छे लेवल पे कार्य शुरू हुआ है। तो मैं एक एक के नाम लूंगा ना, तो कभी ऐसा बुरा नहीं लगाना कि किसी के नाम आए किसी के नहीं आए, क्योंकि कार्यकर्ता इतनी बड़ी प्रमाण में बढ़ चुके हैं कि हम सोचते नहीं है उतना वो सरलता से ग्राउंड लेवल का काम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ परिणाम दिखाना चाहूंगा कि जैसे ये पाटिल जी है, उन्होंने उपयोग किया था एक ही खेत में 4 प्रकार के, ये केवीके सेंटर में सेवा दे रहे भारत सरकार में, और उन्होंने हल्दी में इतने सुंदर परिणाम लिए कि गौकृपामृतम का एक प्लॉट अलग, 4 प्रकार की खेती उन्होंने करी गाय आधारित, लेकिन इसमें बहुत ही अलग लेवल के परिणाम मिले। तो अभी स्थिति ये है कि इन्होंने कम से कम उन्होंने 1200 किसान को फ्री बांट चुके हैं, और ये अलग लेवल का कार्य कर रहे हैं। तो वैसे ही राजेश जी टिकार जी ने बहुत अच्छे से काम किया है। ऐसे ही यहाँ पे गुजरात में धीरूभाई गठड़िया है, प्रवीण भाई है, शशिकांत भाई है, बड़े लेवल पे काम किया है। तो मैं कुछ क्रॉप के रिजल्ट आपको दिखाना चाहूंगा। ये कृषि विज्ञान सेंटर में काम करते थे ये कृषि यूनिवर्सिटी में, जशुभाई करके है, जशुभाई गोयल, उन्होंने गन्ने में सुंदर परिणाम लिया है, और गन्ने के साथ में बैंगन, दाड़म, वो सब में परिणाम लिया हुआ है। वैसे ही जशुभाई के जैसे ये देखिए, ये देखने जैसी चीज है मित्रों, ये है माननीय उजास भाई पटेल, अरवल्ली, गुजरात। आप देखेंगे कि इन्होंने ये साइड में गौकृपामृतम डाला है और ये साइड में उनके कजिन ने नहीं डाला है, तो सीधा फर्क कपास का आपको दिख रहा है, कॉटन का। और यहाँ पे स्प्रे करते करते इसका स्प्रे यहाँ पे थोड़ा सा लग गया होगा, तो उनके बाजू वाले की ये लाइन बदल चुकी है, आप देख सकते हैं। तो उनके बाजू वाले अभी गौकृपामृतम अच्छे से स्वीकार करेंगे। तो ये बहुत सरलता से कार्य हो रहा है मित्रों, और सीधा फर्क दिख रहा है। पहली सीजन में जिन्होंने पहले दिन से कपास में डाला है, उनको पिंक बाउल का परिणाम, जो गुलाबी यल आती है उसका प्रभाव ऑलमोस्ट चला गया है, उनको है ही नहीं वो परिणाम। जैसे ये नेपियर हाइब्रिड की जो मैं घास की बातें कर रहा था ना, कि गौकृपामृतम डालने के बाद चारा है, तो उसके अंदर चारे में भी क्या कि गुणवत्ता बढ़ रही है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। ये देखिए, भरूच के किसान है, आप शिक्षक भी है, इन्होंने लेफ्ट साइड में यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे नहीं डाला है, उनका ही खेत है। और यहाँ का चारा का देखिए और यहाँ का चारा का देखिए, उत्पादन और उसके कलर का लस्टर, तो कम से कम 2 से 2.5 गुना का फर्क उनको मिला है। तो वो किसानों को बहुत ही अच्छे से बांटने लगे हैं, और भरूच में, गुजरात में वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं।
और ये भाई साहब है, ये गुजरात के ऋषिकेश भाई पटेल है, साबरकांठा। उनको नेमेटोड का बहुत बड़ा प्रश्न था, लेकिन ये डालने के बाद इनका बिल्कुल नेमेटोड का ये पूरा प्रश्न का समाधान हो चुका है। जो नेमेटोड को बहुत मुश्किल है हटाना, वो नेमेटोड का बहुत सरल समाधान मिला है। वैसे ही ये भाई साहब है जामुन, बड़ौदा में उन्होंने जामुन में परिणाम देखिए। आप जामुन कितना बैठा है, जो जामुन के पेड़ पे जामुन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में बैठा है। और ये भाई साहब पहले अमेरिका शिफ्ट होने वाले थे, उसकी जगह पे उन्होंने छोड़ के पूरा गुजरात में ही अभी प्लानिंग करना शुरू कर दिया है, और गाय भी घर पे ला करके सेवा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं केले के अंदर भी जनरली 25-30 किलो की लूम होती है, उसकी जगह पे 30 से लेके 50 किलो की लूमें उनको पहले सीजन में ही मिली, और ये थोड़ी सैलाइन लैंड में मिली है परिणाम। तो मित्रों, ये केले के अंदर भी सुंदर परिणाम मिले हैं। ये है वीरेंद्र सिंह झाड़ेजा, गुजरात के सुरेंद्रनगर के विस्तार से। आप देख सकते हैं कि अजवाइन की खेती, अजवाइन के अंदर बहुत सुंदर, आप उसके पत्ते का लस्टर, उसका फ्लावरिंग वगैरह देख सकते हैं। दूसरे ये है गुजरात के राजू भाई ईडर। तो ये मैं आज गुजरात के अलग अलग जिलों का थोड़ा विशेष बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए उन्होंने मिर्ची, आप मिर्ची का देखेंगे तो मिर्ची के अंदर जो कुकड़वाई नाम का रोग आता है, वो 25,000 रुपये लीटर दवाई डालने के बाद भी समाधान नहीं है। और ये डालने के बाद मतलब सिर्फ 20 पैसा घर पे पड़ता है, 1 हफ्ते के अंदर ही पूरा कंट्रोल होता है। और इनके मिर्ची की हेल्थ देखिए आप, लस्टर। मध्य प्रदेश और गुजरात में काफी लोगों ने मिर्ची की खेती छोड़ दी है, क्योंकि ये कंट्रोल ही नहीं होता। तो इसके द्वारा बहुत सरलता से परिणाम मिल रहे और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये है सुनील भाई पटेल, बड़ौदा से। उनको 70 प्रकार के आम करते हैं, और उसको पपीता में बहुत वायरस था, तो आप देख सकते हैं कि पपीते के अंदर उनको बहुत अच्छे से परिणाम मिला। ड्रैगन फ्रूट अभी चला है, तो मेहुल भाई करके है, उत्तर गुजरात के है, तो उनको ड्रैगन फ्रूट में सुंदर परिणाम मिला है। तो आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के अलग अलग क्रॉप में परिणाम मिल रहे हैं। ये ककड़ी है, कमलेश भाई पटेल करके है, अरवली जिले में, गुजरात। उसकी ककड़ी का आप पत्ते का लस्टर देख सकते हैं, ककड़ी की नरमनेस, उसकी मिठास भी बदल गई है। और इसके अंदर जो देख रहे हैं वो माननीय भगत सिंह भाई है, उन्होंने खुद जाके फील्ड पे देखा है। तो मतलब हम जो कहते हैं वो फील्ड पे जाके भी क्रॉस चेक करते हैं। तो भगत सिंह भाई ने इतने अच्छे से फील्ड में, हम लोग ने खुद फील्ड में जाके देखा है कि परिणाम। तो बड़े प्रमाण में वैज्ञानिक मित्रों ने भी फील्ड में जाके अभ्यास किया, और वो भी अभी रेकमेंड करना चालू किए। तो उन वैज्ञानिकों का भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि जो ये संशोधन में मदद कर चुके हैं और इसको फैलाने में भी आज मदद कर रहे हैं। ये टिंडे की खेती है, आप देख सकते हैं कि प्रवीण भाई पटेल, ये खेड़ा में से है। तो टिंडे की खेती में भी सुंदर परिणाम मिले हैं। ये दूसरे गांव से एक जवारी का खेती, आप जवेरी का लस्टर देख सकते हैं कि कैसा परिणाम मिला है। ऐसे ही अलग अलग क्रॉप में बहुत सुंदर परिणाम है। आप सफेद कांदा, ये भी जटिल उसमें होता है, ये भी कांदे के अंदर सुंदर परिणाम मिला हुआ है। ये अमरूद के अंदर क्या होता है कि ये कभी कभी कोई कोई पेड़ सूख ही जाते हैं। तो एक भाई साहब के यहाँ पे ये पेड़ सूख रहे थे और पूरी बाड़ी सूख रही थी। वो 6 साल से गाय आधारित ही खेती करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब ने 6 एजेंसी बदल दी और उसको परिणाम नहीं मिल रहा था। सारे पेड़ सूख रहे थे और पूरी बाड़ी को खेड़ करके निकालने वाले थे। लेकिन जैसे ही बाजू वाले ने उसको गौकृपा अमृतम दिया, उसने जैसे ही एप्लीकेशन किया, आप देख सकते हैं कि ये पौधा सूखा, वही पौधे में कैसे पत्ते आ रहे, और 15 दिन के अंदर पूरी बाड़ी ऐसे हो गई। ये उन किसान का फोटो है और उसके अंदर अमरूद भी बैठे। जनरली क्या होता है कि अमरूद के अंदर 5 अमरूद बैठते हैं या 4 बैठते, 1 या 2 रहते, बाकी गिर जाते। उसकी जगह पे ये ऐसे ही रहे और सुंदर परिणाम इसके अंदर मिले। तो जहां जहां अमरूद की बाड़ी है वहां पे पेड़ सूखना ऑलमोस्ट बंद हो गया है मित्रों। और सबसे जटिल आप देख सकते हैं कि जो खेती है वो फूल गोभी की है। तो ये भाई साहब ने फूल गोभी में जो परिणाम लिया है वो बहुत सुंदर परिणाम लिया है, प्रवीण भाई ने और शशिकांत भाई ने तैनपुर में। तो फूल गोभी जैसी जटिल खेती भी गौ कृपा अमृतम से बहुत सरलता से हो जाती है मित्रों। तो मेरी ये विनती है कि बहुत अच्छे से सब लोग सहकार दे रहे किसान मित्र, उसमें काम करेंगे। ये धीरू भाई है, गढ़ड़ा के है, और गढ़ड़ा के साइड में, बोटाद साइड में जो परिणाम लिया उनका कपास देख सकते हैं, और उन्होंने लगभग 5 क्रॉप में परिणाम लिया। ये धीरू भाई खुद 1200 किसान को फ्री बांट चुके हैं और वो 1200 किसान को प्रशिक्षण दे चुके हैं और भी बड़ी मात्रा में आजीवन देते रहेंगे, ऐसा उनका कमिटमेंट आया है। और वैसे ही ये उनके गेहूं है, आप देख सकते हैं 4.5 फुट ऊंचे, जो बंसी गेहूं की वैरायटी है, ये धीरू भाई की है। वैसे ही आलू की खेती बहुत जटिल है, लेकिन आलू के अंदर हमने महसूस किया है कि जनरली खेती के अंदर फंगीसाइड बहुत डालना पड़ता है,
डीएपी बहुत डालना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत कम समय में बड़ा क्रॉप लेना होता है। ये बहुत साल केमिकल की खेती के बाद पहली सीजन का आलू का फोटो है, आप देख सकते हैं उसका लस्टर। केमिकल के बाद जहां पे फास्फोरस की हेवी डेफिशिएंसी है ऐसा कहते हैं वो किसान, लेकिन उनको पहली सीजन में वो पहले कहते थे कि हम फंगीसाइड, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सब डालते हैं। उनको पहली सीजन में इतना जो सुंदर जो परिणाम मिला, तो वो खुद किसान घर पे गाय लेकर के आ रहे और 2 आंचल बछड़ी को पिला रहे और बड़े भाव से गौ माता को रख रहे। तो ऐसे अगर देखने जाए तो क्रॉप बड़े प्रमाण में सब जगह से परिणाम मिल रहा है। तो ये मैं दिखाने जाऊंगा तो अभी बहुत समय मेरे ख्याल से जाएगा। टाइम कर लो जो, हाँ अभी थोड़ा समय है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये क्रॉप हम दिखाने जाएंगे तो समय बहुत जाएगा, तो धीरे धीरे हम लोग इसके वीडियो भी रखेंगे, धीरे धीरे आपको जल्दी से जल्दी ये माहिती मिले उसका भी हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो करना क्या है, एक गाय 1 एकड़ आज का दर्शन है। भविष्य का दर्शन क्या है, 1 गाय 2 एकड़, फिर 1 एकड़ 2 गाय, फिर 1 एकड़ 3 गाय, फिर 1 एकड़ 5 गाय। तो क्या करना है कि कितनी भी गौ माताएं संख्या बढ़े। काफी लोग ये कहते हैं कि भाई गाय बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे। अरे गाय माता बढ़ जाएगी तो हम और ज्यादा पैदावार लाएंगे ना खेती में से, और ज्यादा गौ कृपा अमृत हम एप्लीकेशन करके 1 एकड़ में से 5 एकड़ का भी उत्पादन ले सकते हैं। तो कर सकते हैं, ऐसी पद्धतियों को समन्वय करना है। जैसे 2 लेयर खेती की हम बातें करते हैं, मोरिंगा 50 फीट के बाय 20 फीट बाय में मोरिंगा लगा देना है। जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त के जो लाइन होती है उसमें 50 फीट का अंतर रखना है, उत्तर से दक्षिण में 20 फीट का अंतर रखना है। तो 2 लेयर खेती का हम बात करते हैं। 2 लेयर खेती में क्या होगा पता है कि 2 लेयर खेती के अंदर एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी कि 80% खेती उसके नीचे होती है, बाष्पीभवन पानी का कम होगा, उसके पत्ते ग्रीन नेट का काम करेंगे और ग्रीन नेट के नीचे बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है, सब सभी को पता है। तो नीचे उत्पादन अच्छा मिलेगा, सब्जी वगैरह जो भी आपने उगाया उसका। दूसरा काम वो होगा कि पत्ते उसके अपने आप गिर के आच्छादन का काम कर लेंगे। और आच्छादन का सबसे बड़ा मॉडल तो हम बोल ही नहीं सकते, भास्कर दादा सावे कि जिन्होंने उमर गांव में काम किया था, और मैं बचपन में मुंबई रहता था तभी वहां पे देखने जाता था। तो मैं उनको वंदन करता हूं कि आच्छादन का सबसे बड़ा मॉडल उन्होंने दिया था, और हम उनको बिल्कुल कोटि कोटि याद करते हैं हमेशा, और वंदन करके याद करते हैं। बहुत सरल और पवित्र इंसान थे। तो आच्छादन का वो मॉडल अपने आप सब खेत में हो जाएगा कि भाई वो पत्ते गिरे अपने आप वो जमीन का आच्छादन हो गया, तो बहुत सरल हो गया। फिर वो पत्ते बैक्टीरिया खाए या केचुए ने खा करके उसका विष्ठा निकला तो खेत समृद्ध हो जाएगा। फिर उसके पत्ते गाय को खिलाए तो उसका भी काम हो जाएगा, उसकी सिंगे वगैरह बाहर बेचो और डालियां वगैरह काट के गाय को खिलाओ। तो उसके नीचे बाष्पीभवन कम होगा तो पानी भी कम लगेगा आपको खेती में, और बहुत बड़ी मात्रा में जंगल के नीचे खेती जैसा एक माहौल होगा। तो बारिश भी समय पे आएगी, और कभी अकाल भी पड़ा तो भी 3-3 साल तक वो अपने आप वो हरा ही रहेगा, और गाय को वाले एक खुराक कभी कम नहीं होगा। और उसके पत्ते आपने खाए तो आपको भी जोड़ों का दर्द से लेके काफी चीजों का समाधान हो जाएगा मित्रों। तो मोरिंगा बहुत आशीर्वाद है। जहां बहुत पानी भरा रहता है वहां पे मोरिंगा नहीं होगा, वहां पे दूसरे वृक्ष अपन अटैच करेंगे। तो 2 लेयर खेती की मैंने बात करी। वैसे ही 5 लेयर खेती की बहुत अच्छे से आकाश जी चौरसिया जी सिखाते हैं 5 लेयर खेती। तो बिल्कुल हमें मक्खन लेना ही है और एक दूसरे से मिलके ही चलना है। तो आकाश जी चौरसिया जी भी गौ कृपा अमृतम का उपयोग और उसका प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद कहूंगा। और आकाश जी का हम जो प्रथा है कि 5 लेयर कम से कम जगह में मैक्सिमम उत्पादन कैसे करेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि गुजरात में चलो ज्यादा जमीन है थोड़ी, लेकिन पूरे भारत की अगर गिनती करी जाए तो 80% किसान के पास 2 एकड़ से नीचे जमीन है। वो शहर में जाए तो उनके पास नौकरी नहीं है इतनी, गांव में स्वाभिमान से इतना पैसा नहीं, क्योंकि यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड्स में पैसा जाता है। तो ये 5 लेयर खेती या डेंसिटी में करेंगे या गौ कृपा अमृतम ज्यादा गोबर ज्यादा डाल के खेती करेंगे तो 1 एकड़ में से 2 से 5 एकड़ का उत्पादन निकल गया, तो बहुत ही सरलता से किसान स्वाभिमान से खड़ा हो जाएगा, और वो भी गाय आधारित। और सारी फैक्ट्री उसके घर पे रहेगी, ना यूरिया लेना पड़ेगा, वो भी बैक्टीरिया घर पे ही बन रहा है, पेस्टिसाइड्स भी घर पे ही बन रहा है, सब घर पे बनेगा, और किसान स्वाभिमान से और गाय माता सम्मान पूर्वक खड़ी हो जाएगी मित्रों। तो मेरी विनती है कि ये अच्छी अच्छी चीजों का समन्वय किया जाए। गौ कृपा अमृतम के विषय में किसी को भी है तो निसंकोच हमें पूछिए, किसको उसका साइंटिफिक अभ्यास भी देखना है तो बिल्कुल हमारे पास आ सकते हैं। और बहुत अच्छे से ये मूवमेंट करने का हम प्रयत्न करते हैं कि लॉकडाउन के पहले हमने 13 राज्यों में 41 शिविर करी थी, 60,000 किसानों को डायरेक्ट बांटा था। अभी 150 शिविर का नोंदणी हुआ है।
तो धीरे धीरे पूरे भारत में रूट बनाएंगे। आप भी जो 500,000 से ज्यादा किसान होते तो हम वहां पे आ जाएंगे, उससे कम है तो हम यहाँ पे उनको आमंत्रित करेंगे। और धीरे धीरे आप अगर राज्य के वाइज अलग अलग आप कहेंगे कि भी हम ये जिले में से 100 लोग एक साथ में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे गौशाला में आकर के आप प्रवास कीजिए, आपको यहीं पे शिविर करना होगा और सारा मामला निशुल्क है, पूरा फ्री है। तो फ्री का मामला है तो कोई बोलते कि फ्री की वैल्यू नहीं होती, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। अगर इस चीज के अंदर हमारा भावना ये था कि हम जो भावना व्यक्त कर रहे कि किसानों को बहुत लूटा है, तो ये हम पूरा किसान स्वाभिमान से खड़ा होगा। जैसे एक बैक्टीरिया बाहर मिलता है मार्केट में 150 रुपया लीटर मिलता है, वो भी घड़ी घड़ी खरीदना पड़ता है। 4500 रुपया बैक्टीरिया एक मिलता है, 5 बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन, तो वो भी हमें घड़ी घड़ी खरीदना पड़ता है, घर पे नहीं बनता है। ये गौकृपा अमृतम 20 पैसे 40 पैसे लीटर घर पे ही बनता है, और एक बार लगाने के बाद आपके घर पे ही हजारों साल बना सकते हो आप मेंटेन करके। तो इसीलिए तो हमने फ्री रखा था, हम भी कमा सकते थे, इससे हजारों करोड़ कमा सकते थे, हमने फ्री रखा है। हम किसानों को विनती करके कि आपको एक बार परिणाम मिला तो आप कम से कम 100 लोगों को फ्री बांटना है, पूरी चेन करनी, और ये चालू हो चुका है। माननीय राजेश्वर राव जी और ये सब लोग ने ग्रुप ने मिलके सिर्फ कर्नाटक में ही 50,000 से ज्यादा किसान को ये 3 महीने के अंदर ही बांट चुके हैं। तो ये गतिविधि पूरे देश को सीखना चाहिए। स्वामी जी ने अकेले ही 50,000 से ज्यादा लोगों को बांट दिए, कार सिद्धेश्वर स्वामी जी ने। तो वैसे ही हमें सभी जगह पे मूवमेंट करना है। एक छोटा किसान 1200 किसान को बांट के उसको प्रशिक्षित कर सकता है, तो सबकी संभावना कितनी बड़ी है। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। तो पश्चिम बंगाल में बहुत ही अच्छे से कार्य करके ललित जी अग्रवाल और पूरी टीम ने वहां पे 500 से ज्यादा किसान उपयोग कर रहे हैं। यूपी में दीपक जी है, आनंद जी है, उन्होंने वहां पे, और पश्चिम बंगाल में हरदा नाम का रोग होता है, लेकिन ये जिधर डाला है उधर हरदा नाम का रोग आया ही नहीं। तो बड़ी प्रमाण में उनको परिणाम मिला है। तो अभी तक सभी राज्यों में धीरे धीरे करके हमको ये बड़ा मोमेंटम बनाना है। तो मैं सबको विनती करता हूं कि जिन किसी को यहाँ पे आना है तो प्रशिक्षण भी मुफ्त है, गौकृपा अमृतम भी फ्री है। हम भी वहां पे आएंगे तो पूरा रूट बनाएंगे, तो साथ में मिलके हम लोग बहुत ही अच्छे से देश का, गौ माता का और किसानों का नवनिर्माण कर सकते हैं। और अंदर अंदर झगड़ा नहीं करना है। गाय आधारित जो भी दूसरा कर रहे हैं उनको भी सम्मान पूर्वक साथ में लेके चलना है मित्रों। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ किसानों के घर से केमिकल हटवाना है, और शुद्ध खेती जो हो, पवित्र खेती हो, वो गाय आधारित ही होनी चाहिए। और एक मैं विनती करूंगा कि जो भी मुझे देख रहे हैं, भारत में बहुत सारे अपभ्रंश हुए हैं। जैसे हमारा पूरा खाने का परंपरा वेजिटेरियन था, उसकी जगह पे कुछ अलग डाल दिया गया। सात्विक पद्धतियां थी, 1000 साल का गुलामी काल गया है, बहुत सारी चीज की अपभ्रंश हुई है। तो जैसे यज्ञ में करने से पहले कैसे हम कोई नॉनवेज नहीं खाते हैं, चमड़ा भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरी विनती है कि गाय माता जैसे ही आपके घर पे आती है तो कोई ईश्वर आए हैं ऐसा समझो, उसको अच्छे से खाना दो, सम्मान दो। आप दीपक जला के उसकी आरती करो, उसकी परिक्रमा करो, और उसको सम्मान पूर्वक रखने के बाद आप भी प्योर वेजिटेरियन खाना खाने के बाद और उसका श्रद्धा पूर्वक सेवा करने के बाद और धरती माता और गौ माता का पूर्ण रूप से सेवा करेंगे, आपको वो माँ देगी, और ऐसा देगी आप सोच नहीं सकते। और साथ में आपके घर पे मन की जो शांति आएगी वो आप सोच नहीं सकते, ऐसी शांति आएगी मित्रों। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मन और तन दोनों तंदुरुस्त होना चाहिए। जैसे ही ये गौकृपा अमृतम दिया वैसे ही वो सात्विक अन्न पकेगा, वो आपने खाया आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शहर वालों को दिया उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, धीरे धीरे उनकी सात्विकता भी बढ़ेगी। तो सात्विकता के आधार पे पूरे का पूरा दुनिया में हमको फैलना है, और वही सनातन परंपरा को हमको वापस लेकर के आना है। तो अंदर अंदर कोई पंथ में भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, अंदर अंदर गाय वालों में भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलके बहुत भाव से गाय माता को केंद्रित रख के पूरे देश का विकास करेंगे, वही विकास सच्चा होगा मित्रों। अदरवाइज सारा विकास खोखला होगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, गिरेगा। और मैं स्पष्ट कहता हूं, जैसा वेदों में लिखा है कि जैसी गाय की स्थिति वैसी हमारी स्थिति। आज हम महसूस करते हैं कि जहाँ पे गाय की स्थिति अच्छी होती है वहां पे वातावरण ही कुछ अलग होता है। तो आप घर पे गाय माता को विराज करा दीजिए, उनको लाइए सम्मान पूर्वक, आप सेवा करिए, आप खुद अनुभूति कीजिए क्या अनुभूति आपको होती है। तो गौमूत्र दूध कैसे सेवन करना, ये भी गतिविधि है सारी। तो विषय तो मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको और एक चीज आखिर में बता देता हूँ
कि मैंने पिछले बार पुस्तक के विषय में आपको बोला था, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं कि पुस्तक आने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि लोगों की डिमांड ऐसी थी कि इसमें कुछ और ऐड करी जाए कि हमें ऋतु काल के हिसाब से भोजन में क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या मूवमेंट करना है। तो वो सब चीज को हम लोग समन्वय कर रहे हैं कि आपको दूध कैसे पीना है, छाछ कैसे पीना है, ये सब चीज गौ कृपा अमृतम आधारित जो गाय की कृषि की एक छोटी पुस्तिका बन रही है 125 पत्ते की, उसके अंदर सरल 5 चरणों में खेती आएगी, गाय आधारित आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा वो बात आएगी, गाय आधारित वो खुद कैसे स्वास्थ्यपूर्ण जिए वो भी बात आएगी, आपके आजू बाजू कौन सी औषधि लगा करके आप स्वस्थ जीवन जी सकते वो बात है, संवर्धन वहीं की गाय का क्यों करना चाहिए, वहीं की छाछ क्यों लगेगी, देशी गाय का क्यों गोबर लगेगा, वो सारे वैज्ञानिक आधार और धार्मिक आधार को इसमें समन्वय करेंगे। और वहीं के गांव में आप स्वाभिमान से कैसे खड़े हो जाइए, कैसे प्रोडक्ट बना के खुद ही घर पे आप अच्छे से ये जीवन जी सकते हैं, वो सारी चीज आएगी। और सारी पुस्तकें निःशुल्क का सिस्टम पूरा चलेगा। तो एक बहुत बड़ा एक हमको भी आपकी तरफ से ये एक सहयोग मिला है। मैं कहना चाहूंगा कि पहली 10,000 पुस्तक मैंने फ्री का बोला था, तो अभी तक 5 भाषा में 60,000 पुस्तकों का ऑर्डर आ चुका है कि हम हमारे गांव में फ्री बांटेंगे। प्रिंटर ने अपना मुनाफा जाने दिया है, वो बोलते हैं हम 25 रुपए में करके देंगे। तो ये ई बुक्स भी पूरी फ्री जाएगी। तो आप जिन किसी को छपवाना है, जिन किसी को बांटना है, लेकिन ये होगा पूरा निःशुल्क अभियान। गौ कृपा अमृतम का हो, ये घास अच्छे गुणवत्ता के हो, या फिर पुस्तक का या नॉलेज बांटने का जो पूरा अभियान है, पूरा निःशुल्क चलेगा। उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, आप सभी का बहुत बड़ा अपेक्षा लगेगा। तो ये मैं किसी के नाम ले पाया हूं, किसी के नहीं ले पाया हूं, लेकिन बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी मात्रा में लोग जुड़े, इसीलिए ये चीज हुई है। तो मैं भगत सिंह भाई, लालजी भाई, सब लोग मिलके जो बहुत कम समय में बहुत कम पहुंच पाते, लेकिन वो प्रयत्न कर रहे हैं कि जितने लोगों को ज्यादा हो उतना जल्दी पहुंचाए। छोटे भाई गोपेश भाई ने भी पूरी छूट देके रखी कि भी पूरा काम करेंगे। तो पूरे परिवार का भी सहयोग है। यहाँ पे जिग्नेश भाई और सभी लोग ने भी गौशाला में संभाल लिया ताकि हम ये काम कर पा रहे। तो बड़ी मात्रा में सभी का सहयोग मिला है और आप सबसे अपेक्षित है। और आखिर में एक बात, ये अभियान चलेगा कैसे? एक ही चीज से चलेगा, गाय माता को केंद्र में रखना है। किसी को भी कोई भी पद का अपेक्षा नहीं रखना है। गाय माता मुख्य अध्यक्ष है, वही करता है, हम सब निमित्त मात्र है। मैं भी कार्य करता हूं, आप भी कार्य करता है, सभी कार्य करता है। कोई पद की कोई अपेक्षा ही नहीं रखे, सब स्वाभिमान से खड़े हो जाए, एक दूसरे को मिलके चलेंगे। एक दूसरे का बिना पद की अपेक्षा, बिना आर्थिक अपेक्षा हम दौड़ने लगेंगे ना, तो 2 साल नहीं लगेगा मित्रों पूरे देश को बदलने के लिए। तो मेरी विनती है कि बिल्कुल इसमें स्वार्थ, ईगो, सब चीज हटाओ, अहम हटाओ, सब चीज हटाओ, सब सनातन परंपरा वाले मिलके चले। और बहुत सारे अभ्रष्ट हुए, हम अंदर अंदर झगड़ा करते हैं ना, तभी तो विदेश वाले फायदा उठा के जाते हैं मित्रों। तो मेरी ये आपको सभी को विनती है कि मिलके चलना है। केंद्र में देश और गौ माता रहनी चाहिए। मैंने बड़ी बड़ी जगह पे काम करके देखा है, तो बड़े बड़ी जगह पद पे लोगों ईगो से बहुत ग्रसित है। तो हमें हमारे ईगो को केंद्र में नहीं लाना है, पद को केंद्र में नहीं लाना है, कोई अकेले संगठन को केंद्र में नहीं लाना है, कोई अकेले धर्म या कोई अलग अलग पंथ के एक अकेले वाड़े को केंद्र में नहीं लाना है। केंद्र में लाना है तो सिर्फ देश और गौ माता को लाएंगे तो पूरा विश्व सुखकारी हो जाएगा। तो मेरी विनती है आप सभी को, सब अपना ईगो छोड़ो, सब चीज छोड़ो, काम में लग जाओ, सब लोग मिलके करेंगे। राजेश्वर राव जी ने अकेले और स्वामी जी ने मिलके ही, दोनों ने मिलके अगर कर्नाटक में इतना बड़ा मुहिम चलाया है। मैं बारी बारी कर्नाटक और महाराष्ट्र का इसलिए बोलता हूं कि बहुत बड़ा उन्होंने एक अभियान बता स्वरूप में लेने को जा रहे। तो पूरे देश में ऐसा अभियान हम लोग चलाने के लिए प्लानिंग करेंगे और मिलके करेंगे तो टाइम नहीं जाएगा। इसमें देखिए सब लोग, हमारा कार्य अच्छा होगा ना तो धीरे धीरे वैज्ञानिक भी जुड़ेंगे, कंपनियां भी जो ये जो चला रही है गलत प्रचार वो भी वो रुकेंगी, सरकार भी जुड़ेगी। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करते अभी सब लोग मिलके चलते हैं। और एक आखिर बात करके पूर्ण करेंगे। एक मिनट।
मैंने स्पिरिचुअल बात में इसीलिए कुछ बातें रखी थी पंथ में, क्योंकि अंदर अंदर हम झगड़ा करते हैं तो विदेश वाले फायदे देते हैं। हमारी भारतीय परंपरा सनातन परंपरा है, साकार निराकार, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, गौ माता, सभी में समन्वय करके बोला है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, अंदर अंदर झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। और सभी पंथों में, इवन मुस्लिम और क्रिश्चियन में भी वो गाय को नहीं काटने का विधान है। और हकीकत अंदर अंदर झगड़ा करते विदेश वाले फायदा लेंगे। तो अगर पूरा विश्व अगर एक सात्विकता की मुहिम से जुड़ेगा तो समय नहीं जाएगा मतलब देश बदलने के लिए। तो ये मोमेंटम चलेगा पूरा गाय माता के आधार पे, और इसमें सिर्फ गाय माता ही केंद्र में रहेगी और देश केंद्र में रहेगा। और इसके आधारित पे सनातन परंपरा से पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व की सुखाकारी के लिए हम काम करेंगे। और हो सके उतना प्रयोग कीजिए, स्वदेशी उपयोग कीजिए, किसान का उपयोग कीजिए, पूरा पैसा चुकाइए। जो अगर कोई शहर वाले सुनते हैं तो उनके घी का पूरा दाम चुकाना शुरू कीजिए तो गाय किसान रख पाएगा। ऑर्गेनिक का पूरा दाम चुकाना कर दीजिए शुरू, तो किसान स्वाभिमान से खड़ा हो जाएगा। और मिलके हम सब साथ में चलेंगे। और जल्दी से जल्दी आपको पुस्तक और अलग अलग पूरी और भी नॉलेज हम दे पाए उतना हम प्रयत्न करेंगे, और सब लोग मिलके आगे चलते हैं। आखिर में श्री कृष्ण भगवान को हम घड़ी घड़ी इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा गाय माता को सम्मान किया था। और उनको पूछा गया था, ये बात मैं रिपीट करता हूँ काफी समय, कि भाई उनको पूछा गया था कि आपको सबसे ज्यादा आनंद कौन से पल में आया था। तब उन्होंने बताया था कि मैं जब छोटा था और नंगे पैर गायों को चराने जाते थे, वापिस आने के समय गौधूली वेला में वो मेरी पूज्या गायों के पवित्र पैरों से जो गौधूली उड़ती थी पवित्र, वो गौधूली से पूरा मैं नहा जाता था। वो रज से नहा करके जो आनंद आया था वैसा आनंद कभी नहीं आया। अगर श्री कृष्ण भगवान ने भी ऐसा कहा है तो मेरा कोई स्तर ही नहीं है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो सब लोग मिलके अगर भगवान के बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे तो बहुत ही हम लोग कार्य अच्छे से कर पाएंगे। आखिर में 2 लाइन श्री कृष्ण भगवान के सम्मान में गुनगुना के पूर्ण करते हैं और हम लोग मिलके करते हैं कार्य। हे नंद के लाला, जशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला, गोपियों का प्यारा, हे बंसी बजैया, हे गौ के चरैया, हे माखन चुरैया, हे नंद के लाला, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, जय गौ माता।